हेलो एवरीवन, क्या हालचाल मेरे प्यारे सीयूईटी वाला के चैंपियंस। क्या हालचाल आप सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार सफल 3.0 के बैच में और आज की इस धमाकेदार सेशन में। तो ये सेशन आपका बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इजी सेशन आपका होने वाला है। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिग्रव, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर और आपकी प्यारी दोस्त। तो देखो यार, ये एक बैच हम लेकर आए हैं आपको, एज यू नो दैट कि जो बच्चे सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस और आपने आर्ट्स ले रखी है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके सीयूटी के एग्जाम्स में। तो एज यू नो भाई, इससे पहले हमने एक सेशन किया था और उसमें हमने कुछ 3 आपके टॉपिक्स को डिस्कस किया था। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े थे एंड आई गॉट वेरी पॉजिटिव कमेंट्स कि आपको वो सेशन पसंद आया था और आपने वो लेक्चर्स देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेटा, आज का टॉपिक हमारा अगेन 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टेक अप। फर्स्ट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। पहला टॉपिक होगा कि इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस क्या थे। ये सारे पॉइंट जो आपके हैं ये सब आपके आफ्टर आजादी है, ठीक है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस कैसे थे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फॉरेन रिलेशंस? फॉरेन रिलेशंस का मतलब होता है कि इंडिया के बाकी देशों के साथ कैसे टर्म्स थे, फ्रेंडली रिलेशंस थे या दुश्मनी वाले रिलेशंस थे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि भाई चैप्टर्स में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, यू हैव टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो चीजें आपके टारगेट करती है एग्जाम्स को, आपको वही पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि सीयूटी में यू नो द क्वेश्चन पैटर्न, आपको क्वेश्चन पैटर्न पता हुआ है कैसा आता है, एमसीक्यूज आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपके साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ एंड वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है, तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम निकल जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड तीसरा टॉपिक होगा चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। भाई आपको पता है, आजादी से पहले की बात करें या आजादी की कई साल बाद तक बात करें, तो कांग्रेस पार्टी हमारे इंडिया में डोमिनेट करती चली आई है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस को हम पढ़ेंगे। ओके, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ओके, फॉरेन पॉलिसी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस कैसे थे। तो भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमें आजादी मिली, हमारे यहाँ कंट्री ने, हमारी कंट्री ने, हमारे देश के मिनिस्टर्स ने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी बनाई। और वो फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई बेटा, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी ये आपने पता होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए हुए हैं। मैंने, ठीक है ना, मैंने आर्टिकल नहीं पूछा, आर्टिकल है 51, बट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, एफआर कौन से पार्ट में दिया हुआ है और डीपीएसपी कौन से पार्ट में दिया हुआ है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है ना। फिर मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है मुझे। ओके, तो जैसे ही बेटा हमारा भारत आजाद हो गया था, आजादी के बाद हमारे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, है ना, जो विदेशों के साथ हमारी जो पॉलिसी थी, वो कहां से बनाई गई, कहां से गाइड हुई, कहां से हमने बनाया है, वो हमने बनाया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं पर बनता है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज बीन मेड फ्रॉम वेयर या गाइडेड फ्रॉम डैश। आपको दे देंगे फंडामेंटल राइट्स, आपको दे देंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको दे देंगे कि इंडिपेंडेंट कोई कमीशन का नाम ले लेंगे, मंडल कमीशन का नाम ले लेंगे, ठीक है ना, शाह कमीशन का नाम ले लेंगे, है ना। तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। ओके, 10 फॉर प्रमोशन। अब भाई ये फॉरेन पॉलिसी हमने बनाई क्यों थी, ताकि दुनिया भर में सुख शांति हम बनाकर रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा अब फर्दर ना हो। ऑलरेडी हमने इतनी मेहनत से आजादी मिली है हमको, तो वो आजादी को हम बनाकर रखें, है ना, कि पता चला हम फिर किसी फॉरेन इन्वेजन में आ गए, हमारे ऊपर फिर किसी ने वॉर कर दिया, तो हम पता चला फिर किसी के गुलाम बन गए, ठीक है ना। और दुनिया भर में सुख शांति बना के रखने के लिए इंडिया ने ये पॉलिसी बनाई थी। 10 फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन आ सकता है आपके आगे कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस बेसिस पर थी, क्या उसका बेस था, व्हाट वाज द आई वुड से व्हाट वाज द कोर, क्या कोर था, क्या बेसिस थे, किस चीज पर बनी थी, क्या टाइमलाइन थी। तो इट वाज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया ने बेटा ये डिसाइड करा कि भाई हम अपने फॉरेन रिलेशंस जो है वो क्यों बनाएंगे, ताकि हम एक दूसरे की सॉवरिटी को मेंटेन करके रखें। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सॉवरिटी। अब देखो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि सॉवरिटी का मतलब क्या होता है। सॉवरिटी का मतलब होता है बेटा
कि जब कोई एक्सटर्नल पावर किसी कंट्री को डोमिनेट नहीं करती है और कोई कंट्री अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस खुद लेती है, उसको हम सॉवरेन कंट्री कहते हैं। जो मैंने बोला फिर समझ लो। जैसे बेटा इंडिया आज एक सॉवरेन कंट्री है। क्या मतलब हुआ कि इंडिया में जो भी चीजें हमें करनी है, चाहे हमें पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं, हमें चाइना से कैसे रिलेशंस बनाने हैं, हमें रशिया से कैसे रिलेशंस बनाने हैं और हमें विद इन इंडिया कैसे रिलेशंस रखने हैं, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। हमको कोई दूसरा गाइड नहीं करता। बट जब हमारे यहाँ अंग्रेज बैठे हुए थे तब हम एक सॉवरेन कंट्री नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस हो चाहे इंडिया के इंटरनल रिलेशंस हो, ये दोनों के दोनों ब्रिटेन डिसाइड कर रहा था। तो सॉवरेन का मतलब आ सकता है, पूछ सकता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सॉवरेन, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर किसी कंट्री को जब कंट्रोल नहीं करती, उसके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है, उसको हम सॉवरेन बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। ओके ना नाम। अब देखो मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है ना। बट 1945 के बाद जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो हमारी दुनिया में दो पावर ब्लॉक्स बनकर निकले थे। एक था आपका सोवियत और एक था आपका यूएसए। यूएसए को बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, और सोवियत को बोलते हैं सोशलिस्ट। ओके मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर में आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा है, ये चीजें। एनीवेज आ जाओ। तो 1939 से लेकर 1945 तक चली हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो मेजर ग्रुप्स बन गए थे हमारी दुनिया में, ठीक है ना। एक बन गया था आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दैट इज द यूएसए, और एक बन गया था सोशलिस्ट ब्लॉक, दैट इज द सोवियत। कैपिटलिस्ट का मतलब जहां पर लोग फेवर कर रहे थे, जैसे अडानी अंबानी, इनको लोग फेवर कर रहे थे कि भाई मैक्सिमम कैपिटलिस्ट होना चाहिए। फिर सोशलिस्ट कौन थे? जो ये बोल रहे थे कि नहीं भाई, जो प्रॉफिट है इट शुड बी ओन्ड बाय दी सोसाइटी। इंडिया ने बोला ना हम कैपिटलिस्ट के साथ जाएंगे ना हम सोशलिस्ट के साथ जाएंगे, हम नैम बनाएंगे। नैम इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। ना हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ अलाइन होंगे ना हम सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ अलाइन होंगे, ठीक है ना। तो अब सवाल ये आता है बेटा कि हमारे कंट्री के वो कौन से पहले फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने नैम की स्थापना करी थी, ठीक है ना। तो ही वॉज जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पर आपको पता कंफ्यूजन करने के लिए कौन से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, सरदार भाई पटेल, इनके ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू हैव टू नो दैट जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम, ये तो सभी को पता है, खैर बच्चे बच्चे को पता है, एंड ही वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। आजाद इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने नैम की स्थापना करी थी, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम। इस नैम में बेटा तीन प्रोविजंस थे। क्या तीन प्रोविजंस थे? कि भाई प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी, जो इतनी मुश्किल से हमको सॉवरेनिटी मिली है, देखो सॉवरेनिटी वर्ड फिर रिपीट हो रहा है, इतनी मुश्किल से हमको ये सॉवरेनिटी मिली है, हमने इसके लिए बहुत खून पसीना बहाया, कितने लोगों की जान चली गई है, इस सॉवरेनिटी को हम मेंटेन करके रखें। दूसरा, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो अब हमारा अखंड भारत है, जो हमारा अब रियल भारत है आफ्टर द डिवीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। मैंने क्यों नहीं बोला पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि बेटा ये हम बात कर रहे हैं अभी 1947 के बाद की, हम बात कर रहे हैं 1956 की एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो उस टाइम पर तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, फिर इंडो चाइना वॉर होती है, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर एक और होती है जिसमें बांग्लादेश आजाद होता है ना। तो इसीलिए अभी हम पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना। ओके तो दूसरा क्या था? प्रिजर्व टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भाई जो हमारे देश की बाउंड्री बनाई गई है उसको हम प्रोटेक्ट करें। एंड तीसरा मतलब किसी और की बाउंड्री में ना घुसे। एंड रैपिड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोकस किस बात पर करना है? रैपिड, तेजी से हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। अब इस नाम की स्थापना करने के लिए एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना। ये एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पर हुई थी बेटा? इंडोनेशियन सिटी में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1955 में हुई थी, जिसमें आपके कुछ अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के कंट्रीज थे, ठीक है ना। दिस अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस यानी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थी जो रिसेंटली आजाद हुई थी और कुछ एशियन कंट्रीज थी जो रिसेंटली आजाद हुई थी। एक्चुअली बेटा क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेटा फिनिश हो गई थी ना, तो हमारी दुनिया में तीन ब्लॉक निकल के आए थे। हमारे यहाँ तीन ब्लॉक्स थे। एक तो मैंने आपको बताया यूएसए था, एक मैंने आपको बताया बेटा सोवियत था, एक बेटा हमारा थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं इसको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, जिसमें नैम था। नैम मींस नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ कुछ ऐसी कंट्रीज आई थी जो कह रही थी ना हम यूएसए के साथ है ना हम सोवियत के साथ है, ठीक है ना।
ओके तो इस कॉन्फ्रेंस में कौन सी कंट्रीज थी बेटा? अफ्रीका की कुछ रिसेंटली आजाद कंट्रीज थी और एशिया की कुछ रिसेंटली आजाद कंट्रीज थी, रिसेंटली गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है ना? अब देखो क्या हुआ, आगे बढ़ो। दिस कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैम। बाद में ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें सारे प्रोविजंस रखे गए कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए, हम ना सोशलिस्ट के साथ जाना चाहते हैं, ना हम कैपिटलिस्ट के साथ जाना चाहते हैं, हमने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। ठीक है ना? उसको हम नैम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ नैम। ये क्वेश्चन आता है, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि देखो एवरीथिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पीपीटी, आपको मेरे वर्ड्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आता है हु इज द फाउंडर ऑफ नैम, तो आप बोलोगे मैम जवाहरलाल नेहरू। रॉन्ग बेटा, 5 लोगों ने मिलकर नैम बनाया था। जवाहरलाल नेहरू इज अ को फाउंडर। जब कोई एक व्यक्ति कोई चीज बनाता है उसको फाउंडर बोलते हैं, बट जब 2-3 लोग मिलकर अगर कोई चीज बनाते हैं, जैसे नाम है 5 लोगों ने मिलकर बनाया है, तो उनको हम को फाउंडर्स बोलते हैं। ठीक है ना? 5 लोग कौन थे? इट्स कोर लीडरशिप कॉम्प्राइज कौन थे बेटा? एंड कुरुमा फ्रॉम घाना, जमाल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, मार्शल टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एंड नेहरू फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली मैं इसको बताऊं कि भाई इसको बोलते हैं नेहरू टीटो नासिर। ठीक है ना? नेहरू टीटो नासिर, दे वर दी मेन फाउंडर्स, दे वर दी मेन फाउंडर्स। तो भाई नेहरू जी कौन थे? ही वॉज अ को फाउंडर। क्यों? क्योंकि 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, अकेले नेहरू जी ने नहीं बनाया था। ओके, पहली समिट कब हुई थी? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई पहली समिट कब हुई थी नैम की, और कहां हुई थी? तो पहली समिट हुई थी, देखो बना कब? 55 के बाद। ये देखो 55 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, 55 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये बना था। फिर पहली समिट कब हुई बेटा? पहली समिट हुई सितंबर 1961 में। कहां? बेलग्राड में। बेलग्राड किसकी कैपिटल है बेटा? यूगोस्लाविया की ये कैपिटल है। ओके चलिए, तो यू कैन सी ये आपके 5 लोग हैं, आपको दिख रहे हैं, नेहरू जी, टीटो, नासिर, उसके बाद कुरुमा एंड सुकर्नो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एशिया अफ्रीकन यूनिटी की बात करते हैं कि इंडिया कन्वीन द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू 5 मंथ्स बिफोर द इंडिपेंडेंस। आजाद होने से 5 महीने पहले, ऑब्वियसली देखो ना क्या लिखा है, मार्च 1947 से पहले इंडिया ने एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करी थी। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई हम अपनी सहमति एशियन कंट्रीज के साथ रखेंगे। ओके ठीक है ना? देन इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। अब देखो जैसे बेटा हमारे इंडिया पे ब्रिटेन बैठा था, ठीक है ना, हमारे इंडिया पे जैसे ब्रिटेन बैठा था, वैसे ही इंडोनेशिया में कौन सी यूरोपियन पावर बैठी हुई थी? डच बैठी हुई थी। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने डच की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है ना? सो इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम डच colonial regime by convening an international conference in 1949। तो 1949 में इंडिया ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी 1949 में, जिसने उसको सपोर्ट किया, किसको? इंडोनेशिया को सपोर्ट किया कि भाई अब इंडोनेशिया जो है वो आजाद है। ओके ना, फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट ओपिनियन, भाई आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, और नहीं पता हो तो फिर समझ लो। जब हमारा भारत आजाद हुआ था, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, उस टाइम पर हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम नहीं थी, 2 नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसमें से एक प्रॉब्लम ये थी कि अब हमें अपने इंडिया को किस सेक्टर में ग्रो करना है। क्या हमें इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए? क्या हमें एजुकेशन बनानी चाहिए? क्या हमें लोगों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? या हमें मेडिकल में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें किस सेक्टर में डेवलपमेंट लाना है? ठीक है ना? ऐसे ही बेटा फॉरेन पॉलिसी को लेकर था कि हमें किस देश के साथ अपना व्यापार रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, किसके साथ कैसे टर्म्स रखने हैं, इन सब पर हर आदमी का अलग अलग व्यू था। ठीक है ना? अब देखो क्या है, सम पार्टीज, कुछ पार्टीज और ग्रुप, जैसे कि बेटा जिसमें आपके BR अम्बेडकर जी थे, है ना, इनका ओपिनियन क्या था कि भाई इंडिया को यूएस ब्लॉक के साथ ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। यूएस ब्लॉक का मतलब बेटा क्या? ये कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटलिज्म की बात हो रही है कि भाई इंडिया को कैपिटलिस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रो डेमोक्रेसी है। ठीक है ना? कुछ लोग क्या कह रहे थे? कुछ लोग कह रहे थे नहीं 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 नहीं, कैपिटलिस्ट नहीं, कम्युनिज्म होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए हमें। ठीक है ना? सम पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोज टू कम्युनिज्म, जैसे भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी, वांटेड इंडिया टू फॉलो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी।
कि भाई प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि यूएसए में एक फॉरेन पॉलिसी है, वहां पर कैपिटलिज्म है, ज्यादातर चीजें प्राइवेटाइजेशन है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। बट नेहरू थॉट इन सम अदर वे, बट नेहरू जी का मानना कुछ और था, दैट नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द टू ब्लॉक्स। भैया ना हमें सोशलिस्ट में जाना है, ना हमें कैपिटलिस्ट में जाना है, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर मैंने आपको बताया जब ये जो यूएसए और रशिया के बीच में होता रहता था, आज भी होता रहता है। कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं कि आपने हथियार के साथ किसी को मारा, कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि तंज खसा हुआ है, बातों से एक दूसरे को ताना कस रहे हो, ठीक है ना। तो यूएसए लेड नाटो एंड सोवियत लेड वॉर्सो पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई वॉर्सो पैक्ट कहां से लेड हुआ था, कहां से निकला था, तो इट वाज आंसर इज सोवियत। या नाटो कहां से आया था, इट वॉज फ्रॉम यूएसए। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि इसका आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। अभी तुम्हारा वो नहीं है नाटो 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 ना, वो नाचो नाचो है, ये नाटो नाटो है, दोनों बहुत डिफरेंट है। ओके, इंडियाज नॉन अलाइंड पॉलिसी वाज नॉट अपीयर्ड परफेक्टली बैलेंस्ड। अब ये जो इंडिया की नॉन अलाइन पॉलिसी थी, नॉन अलाइन पॉलिसी का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई ना हम इधर झुकेंगे अमेरिका की तरफ, ना हम झुकेंगे रशिया की तरफ, हम बैलेंस रहेंगे, हम बहुत न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन एक्चुअली सेंस में हम न्यूट्रल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए बेटा, जब 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया, स्विस कैनाल के मसले के ऊपर, क्योंकि इजिप्ट ने बोला कि हम ब्रिटेन के शिप्स को यहां से गुजरने नहीं देंगे, ब्रिटेन ने उठा के हमला कर दिया। तो इंडिया ने पूरे दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला के बोला कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कॉलोनियल हो रही है, कॉलोनियल इन्वेजन है, कॉलोनियल इन्वेजन है, ठीक है ना। क्या हुआ 1956 में, जब इजिप्ट में स्विस कैनाल है, आपको पता है वो दो सी को कनेक्ट करती है, रेड एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है ना। तो क्या हुआ, इजिप्ट ने बोला हम यहाँ से इनको नहीं गुजरने देंगे, ऐसे कैसे गुजरने देंगे, हमारा पानी हम नहीं जाने देंगे, शुरू कर दिया उन्होंने। ब्रिटेन उठा के हमला दाग दिया उनके ऊपर, बाम 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 गया। इंडिया ने दुनिया भर में चिल्ला के बोला कि भाई देखो ये न्यू कोलोनिज्म हो रहा है, ये नया तरीका कोलोनिज्म निकाल दिया उन्होंने, ये कोलोनिज्म कर रहे हैं, ये कोलोनिज्म हो रहा है। कोलोनिज्म का मतलब ये उस इजिप्ट को हड़प रहे हैं। इंडिया ने खूब चिल्लाया। लेकिन उसी साल जब 1956 में यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर इन्वेजन कर दिया, उसी साल जब यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर इन्वेजन किया, तो इंडिया चुप, एकदम कुछ नहीं बोला, कोई पब्लिक कंडेम्पशन नहीं करी कि नहीं नहीं रशिया ने गलत किया, यूएसएसआर ने गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोला। तो ये वो कह रहा है कि परफेक्टली बैलेंस नहीं थी, ये वो रीजन है, ठीक है ना। पाकिस्तान ज्वाइंड यूएस led military alliance, US was not happy with India for reason of नाम। पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन करा, भाई हमारा अलग से एक देश बना था, लेकिन यूएसए इस बात पे खुश नहीं था कि हमारे साथ इंडिया नहीं आया। ओके, चलो अब आती है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यहां पर बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1962 की वॉर, इंडो चाइना वॉर के बारे में, ठीक है ना। चलो आ जाओ देखते हैं क्या है भाई ये इंडिया चाइना वॉर। आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, अब चाइना में रेवोल्यूशन आ गया था 1949। इंडिया एक ऐसी कंट्री थी, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री पूरे दुनिया में बेटा, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करी कि नहीं नहीं कम्युनिज्म होना चाहिए। भले हम फॉलो नहीं कर रहे थे, हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे, बट हमने कम्युनिज्म को रिकॉग्नाइजेशन दी। इनिशियली बेटा मैं आपको बताऊं, नेहरू ट्रीटेड चाइना फ्रेंडली। नेहरू जी ने चाइना के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रखे, और उनके जो कुछ कलीग्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने चौकन्ना किया नेहरू जी को कि भैया मत जाइए उनके पास, उनसे दोस्ती मत रखो, आस्तीन का सांप है, कल को तुम ही को डसेंगे, धोखा देंगे। नेहरू जी ने बोला नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं ऐसा होगा, चाइना बढ़िया दोस्त है हमारा। सो Nehru treated China friendly, but some of his colleagues like Sardar Patel worried about a possible Chinese attack in future. But Nehru ji thought it exceeding unlikely. नेहरू जी ने कहा बकवास की बात है, चाइना हमें कभी धोखा नहीं देगा, कभी हमला नहीं करेगा। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर चलता रहा। क्या? For a very long time, Chinese border was guarded by paramilitary forces, not the army. ये बेटा बहुत कम लोगों को पता है, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या फर्क होता है। आर्मी तो आपको पता है नेवी, एयरफोर्स एंड डिफेंस जो होता है। पैरा क्या होती है, जैसे आपके बीएसएफ के जवान हो गए, सीआईएसएफ के जवान हो गए, है ना, ये होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो चाइना बॉर्डर जो है वो किससे गाइड हो रहा था, वहां पर कौन खड़ा था, तो जो रक्षा कर रहा था, इट वॉज द पैरामिलिट्री
फोर्सेस, ठीक है ना। उसी बीच बेटा चाइना और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। उसमें पंचशील एग्रीमेंट क्यों है? क्योंकि उसमें 5 चीजों पर हम एग्री करे थे। एक दूसरे के टेरिटरी को हड़पेंगे नहीं, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में बोलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, है ना। कभी कोई अगर इन्वेजन होगा, कुछ होगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ 5 पंचशील्स, 5 चीजों पर हमने एक एग्रीमेंट किया था, इंडिया ने भी और चाइना ने भी। पंचशील ज्वाइंटली साइंड बाय नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर। इसको बोलते हैं बेटा, आपके बुक्स एनसीईआरटी कहती है जाओ एंड लाई, बट एक्चुअली इट शुड बी चाओ एंड लाई। इसको सी से प्रोनाउंस करते हैं, बट क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ऐसा बोल रही है इसलिए मैंने इसको जेड से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो किसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था? नेहरू एंड चाइनीज। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भैया ये पंचशील एग्रीमेंट किन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ था? तो आप बोलोगे इंडिया एंड चाइना, बट इंडिया से कौन था? तो नेहरू जी। चाइना से कौन थे? चाओ एंड लाई, ठीक है ना। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में ये हुआ था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए कि दोनों कंट्रीज के रिश्तों में सुधार आ सके और बेहतर हम बना सके। अब क्या हुआ? इश्यू ऑफ तिब्बत आया। आज भी चाइना वहां पर बैठता है और क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा है। चाइना ने बेटा क्या क्लेम करा कि भाई हमारा तिब्बत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, ठीक है ना। चाइना तिब्बत इंडिपेंडेंट था, ऐसा नहीं कि तिब्बत जो है वो चाइना के गुलाम था। तिब्बत इंडिपेंडेंट था, बट चाइना कहता था कि नहीं नहीं, यहां पर हमारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखना क्या हो रहा है। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो तिब्बत के लोगों ने यहाँ पर अपोज किया कि भाई ये तो गलत बात है, हमको आजादी चाहिए, तुम हमारे ऊपर क्यों कब्जा कर रहे हो। इंडिया ट्राइड टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने चाइना से बोला कि भाई ये तिब्बत की इंडिपेंडेंस आप दीजिए, आप यहाँ पर ऐसे कैसे आप बैठ सकते हैं, किसी देश को कैसे आप हड़प सकते हैं। बट आफ्टर द पंचशील एग्रीमेंट, क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट हो चुका था और उसमें ये लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे के टेरिटरीज को रिस्पेक्ट करेंगे, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो इंडिया की बात नहीं मानी गई। चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया ने बोला, पर उन्होंने चाइना ने बोला अच्छा तुमने तो यार हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि तुम हमारे टेरिटरी में नहीं बोलोगे, सॉवरेनिटी में नहीं बोलोगे। सो व्हाट हैपेंड? इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत। इंडिया को मानना पड़ा। Then, during the official visit of Chinese Premier Chow Enlai to India, अब भाई चाओ एनलाई हमारे देश में आए, हमने कहा आइए जरा आपको हम टंगड़ी कबाब, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, चिकन जहांगीरी खिलाते हैं, आइए। उन्होंने कहा कि साहब बिच्छू केचुआ नहीं मिलेगा, कह रहे ये हमारे यहाँ नहीं खाया था, हाँ आपको चिकन विकन मिल जाएगा, कह रहे चलो काम चला लेंगे। आ गए हमारे देश में। उस टाइम पर जो तिब्बत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, हर कोई जानता है उनको, नहीं जानते हो तो मैं दिखा दूं कहाँ है दलाई लामा। ही इज दलाई लामा, ठीक है ना। तो उस टाइम जो तिब्बत के बेटा सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उस टाइम जब इंडिया में चाओ एंड लाई आए और नेहरू जी थे, तो उन्होंने दोनों से रिक्वेस्ट करा कि भैया तिब्बत में बहुत सिचुएशन खराब हो रही है, कुछ करिए इसके लिए, ठीक है ना। नेहरू जी के पास आकर उन्होंने बोला ये चीज। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा अकम्पनीड हिम एंड informed नेहरू about the worsening situation in तिब्बत, कि तिब्बत में कितनी बुरी सिचुएशन है। चाइना ने ऑलरेडी ये एश्योर कर रखा था इंडिया को कि भाई तिब्बत को हम ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन दी नहीं, झूठ बोला कि हम ठीक है आप कह रहे हो, हाँ बात सही है आपकी कि हाँ भाई उसको भी आजाद होना चाहिए, वो भी एक देश है, आजादी जरूरी है भाई, जैसे तुम आजाद हो वैसे बातें बना रहा है, तुम आजाद हो, हम आजाद है, आजादी देना जरूरी है। लेकिन उन्होंने बोला इंडिया से कि भाई ठीक है हम उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे बाय एनी अदर रीजन इन चाइना। फिर क्या हुआ? नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। अब लोग परेशान, चाइना जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा, अब तुम्हारे ऊपर ही कोई अगर कब्जा करेगा तुम कब तक सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 1958 में क्या होता है बेटा, यहाँ पर तिब्बत के लोग हथियार उठा लेते हैं, आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। क्या हुआ? चाइनीज फोर्सेस ने इस पूरे रेबेलियन को, इस विद्रोह को, इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करी। दलाई लामा बेटा वहां से भागे और इंडिया ने उनको शरण दी 1959 में। चाइनाज गवर्नमेंट को यह चीज अच्छी नहीं लगी कि इंडिया ने दलाई लामा को यहाँ पर असाइलम क्यों दिया। असाइलम का मतलब शरण दी, और कहां पर? धर्मशाला में। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश बिकेम दी लार्जेस्ट सेटलमेंट फॉर तिब्बतन रेफ्यूजीज। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई लार्जेस्ट तिब्बतन रेफ्यूजीज आपको कहां देखने को मिलेंगे इंडिया में? इट इज इन हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, ठीक है ना। आज वो बेटा वहां पर दलाई लामा का घर है, ठीक है ना।
कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ पार्टी सपोर्टेड द कॉज ऑफ टिबेट्स इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने इनकी बात को सपोर्ट किया, ठीक है ना। चाइना हैज क्रिएटेड टिबेट एंड ऑटोनॉमस रीजन, फिर फाइनली चाइना ने इनको एक ऑटोनॉमस रीजन दिया। टिबेटियन अपोज चाइनास क्लेम ओवर टिबेट एज अ पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी, और टिबेटियंस ने क्या बोला कि भैया ऐसा है, चाइना वाइना के पार्ट नहीं है, हमारी अलग से अपनी एक टेरिटरी है, ठीक है ना। तो ही इज दलाई लामा, आप इनको जानते हैं ना। चाइनीज इन्वेजन, अब देखो एक मसला यहाँ पर खड़ा हो चुका है, यहाँ पर वो तिब्बत वाला मामला खत्म हो गया। अब चाइनीज इन्वेजन क्या हुआ बेटा, तिब्बत एक बफर स्टेट है कि नहीं है। अगर आप इंडिया का मैप माइंड में लाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि चाइना और इंडिया के बीच में एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं तिब्बत स्टेट, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने तिब्बत को अपने अंदर मिला लिया था, उन्होंने बोला कि हमारा रीजन है ये। So Tibet, a buffer state between India and China, was removed with China's annexation on Tibet. जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर एनेक्सेशन कर लिया, उसको अपने अंदर मिला लिया, हड़प लिया, तो फिर दोनों बाउंड्रीज हो गई। भाई पहले ये आपका ऐसे इंडिया आता है इधर, और ये आपका तिब्बत आता है इधर, आपका तिब्बत आता है, ओके, और इधर आपका चाइना आता है। अब जब चाइना ने मिला लिया तो भाई इनकी बाउंड्री और इनकी बाउंड्री तो फिर सेम हो गई ना, फिर इंडिया की बाउंड्री और चाइना की बाउंड्री मिलने लगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देयर वाज आल्सो अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब देखो भाई, चाइना बेफालतू में लड़ाई लड़ता है, आज भी, पहले भी आज भी, उसकी आदत है चीजें बिगाड़ने की बेफालतू में। उस टाइम पर बाउंड्री डिस्प्यूट भी हो गया। क्या था बाउंड्री डिस्प्यूट, बताते हैं। There was also a boundary dispute between China and India. India claimed that this was already settled in colonial rule. India ने बोला कि भैया ये अंग्रेज जो बंटवारा करके गए हैं, ये बिल्कुल ठीक करके गए और हम इसको मानते हैं, और ये मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व्ड है, सेटल्ड है। पर चाइना ने बोला हम नहीं मानते, कॉलोनियल रूल में जो हुआ होगा, हम उसको नहीं मानते, हम यहाँ पर नया करेंगे। और भाई अब क्या होगा, किस चीज को वो क्लेम कर रहा था बेटा, पहला उन्होंने क्लेम किया अक्साई चीन एरिया जो लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर, और दूसरा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसने बोला कि ये हमारा रीजन है, आज भी बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा रीजन है, आज भी बोलता है, ठीक है ना। तो ये दो स्टेट्स उसने क्लेम करे कि भाई ये हमारा रीजन है, हमें वापस चाहिए। क्या होता है बेटा, बिटवीन 1957 से लेकर 1959 चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन। अब अक्साई चीन जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में एरिया है, उसके ऊपर तो उसने अपना कब्जा कर लिया, और वहां पर एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाने लगा, यानी एक ऐसी रोड बनाने लगा जहां पर आसानी से मिलिट्री पहुंच सके। फिर क्या हुआ, चाइना लॉन्च अ मैसिव इन्वेजन ऑन अक्टूबर एंड नवंबर 1962। अब 1962 में अक्टूबर नवंबर में इन दोनों जगह पर, अक्साई चीन में भी और अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगह उसने अटैक कर दिया, ठीक है ना। Board first attack lasted for 1 week. Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh and some key areas in Arunachal Pradesh. तो अक्साई चीन तो उसने कैप्चर कर ही लिया था, अरुणाचल प्रदेश में भी उसने काफी हद तक कैप्चर कर लिया। इंडिया ब्लॉक द चाइनीज इन्वेजन इन लद्दाख। अब लद्दाख में तो हम उनको रोक पाए, हम उनको आगे नहीं बढ़ने दे पाए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये अंदर घुस आए थे, आसाम तक घुस के आ गए, आसाम तक घुस के आ गए। चाइनीज के जो आर्मी थी बेटा वो आसाम तक अंदर घुसकर आ गई, ठीक है ना। बट in the east में अरुणाचल प्रदेश, चाइना मैनेज टू एडवांस नियरली टू दी एंट्री पॉइंट ऑफ आसाम। आसाम के एंट्री पॉइंट तक अंदर आ गए। फाइनली चाइना ने फिर क्या किया, यहाँ पर यूनिलैटरल सीज फायर किया। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिलैटरल सीज फायर, कि भाई उन्होंने अकेले, भाई देखो यूनिलैटरल का मतलब अकेले घोषित किया कि भाई ठीक है अब हम आगे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बंद करते हैं हम लड़ाई। यहाँ पर हार गए ना भाई, चाइना आपके आसाम तक घुसाया, आपकी टेरिटरी में अंदर तक घुसाया, तो आप हार गए, ठीक है ना। ट्रूप्स विड्रू टू देयर वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन, वापस चलेगा जहां से वो लोग आए थे। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वॉर का, खत्म हो गई 1962 की लड़ाई। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस ये हुआ बेटा कि इंडिया की इमेज पर बहुत ही धब्बा लग गया, डेंटेड इंडियाज इमेज, खराब हो गई इंडिया की इमेज, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंडिया को यूएसए की तरफ जाना पड़ा और ब्रिटेन की तरफ जाना पड़ा मिलिट्री असिस्टेंस के लिए कि भाई हमको लोगों की जरूरत है। सोवियत यूनियन यहाँ पर न्यूट्रल था बेटा, उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड देन द डिफेंस मिनिस्टर, नेहरू के बहुत ही क्लोज फ्रेंड एसोसिएट, और उस टाइम के जब ये 1962 की वॉर हुई थी, उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या है, वी कृष्णा मेनन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लीव द कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब इस्तीफा दे दिया। क्यों, नेहरू वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड
फॉर हिज नेव असेसमेंट ऑफ चाइनीज इंटेंशन। और यहाँ पर नेहरू जी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि देखो सरदार भाई ने बोला था मत कर रखो इनसे दोस्ती, ये कभी भी अटैक कर देंगे, आपने नहीं मानी, आज देखो हमारे आसाम तक घुसकर उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो ये था आपका बेटा 1962 की वॉर। देन फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया था, तो क्यों आया था, कब नहीं आएगा पूछेगा, क्यों आया था, ये बिकॉज इंडिया चाइना वॉर, ठीक है ना। तो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर आता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पास नहीं होता है, डिबेट करी जाती है, लेकिन ये इशू आ गया था, रीजन आ गया था। Soon thereafter कांग्रेस लॉस्ट सम की इलेक्शंस टू लोकसभा। उसके बाद लोकसभा के कुछ इलेक्शंस, कुछ जगहों पर इलेक्शंस ये हार गए थे। कंट्री का पॉलिटिकल मूड अब चेंज होना लगा था, ठीक है ना। इस वॉर से, इस 1962 की वॉर से इंडिया का जो लीडरशिप तरीका था वो अब चेंज होने लगा। जैसे बेटा नागालैंड को स्टेटहुड दे दिया कि भाई ठीक है, आप आपकी अपनी एक स्टेट हो गई, जाइए आप वहां पर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली एमपीज, अपने आप एमएलएस बनाइए, आप सीएम बनाइए। देन 1963 में मणिपुर एंड त्रिपुरा बनाया गया था बेटा, पहले ये ड्यूटीज थी, फिर इनको स्टेट्स बनाया गया। वर गिवन राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी उनको बोला कि आप अपने एमएलएस अलग से चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी इंडिया चाइना वॉर। नाउ सिंस साइनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962, अब 62 के बाद क्या रिलेशंस थे बेटा, सो इट टुक मोर देन अ डिकेड, 10 साल लग गए बेटा इस पूरे सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे 1979 में, वो चाइना गए थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर टू गो टू चाइना, तो इट इज अटल बिहारी वाजपेयी, वो गए थे बेटा। फिर बाद में राजीव गांधी गए थे, जो हमारे राजीव गांधी गए थे फर्स्ट पीएम आफ्टर नेहरू। नेहरू जी के बाद जो पहले पीएम बने थे, ही वाज later on Rajiv Gandhi, first PM after Nehru, visited China. Since then emphasis is more on trade relations. तो आज हमारे यहाँ ज्यादातर ट्रेड रिलेशंस है। तो ही इज अटल बिहारी वाजपेयी एंड ही इज राजीव गांधी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। अब चाइना यहाँ खत्म, उसकी पूरी स्टोरी खत्म, अब आती है बेटा पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान बेटा बहुत ज्यादा उंगली करने वालों में से है, इनको चैन ना पहले था ना आज है, आज भी ये लोग परेशान है इंडिया को हड़पने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाते ये लोग। A proxy war broke out between India and Pakistani armies in Kashmir in 1947. What do you mean by this proxy war? Proxy war का मतलब होता है कि मुद्दा कुछ और था लड़ाई का, और लड़ाई हुई किसी और वजह से, ठीक है ना। कहते हैं ना कि भाई बात करते करते कहां पर पहुंच गए, कहां पर लड़ाई हो रही थी कहां पहुंच गए, है ना, बात का बतंगड़ बन गया। सो प्रॉक्सी वॉर हुई बेटा इंडिया और पाकिस्तान आर्मीज के बीच में, और इतनी बड़ी ये लड़ाई होने लगी कि भाई इस इशू को यूएनओ भेज दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां भेजा गया। भाई इस बॉडी का काम क्या है कि दुनिया भर में सुख शांति बनाकर रखे। Both the countries restored women abducted during partition to the families. जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो फैमिलीज जो वुमेन्स इंडिया की थी पाकिस्तान पहुंच गई, या पाकिस्तान की थी इंडिया आ गई, उन सबको आपस में वापस कर दिया गया। इसके अलावा प्रॉब्लम किस चीज पर थी, पानी पे, डिस्प्यूट ऑफ शेयरिंग रिवर वाटर। भाई इंडस नदी जो है वो मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट फ्लो करते करते हमारे लद्दाख कश्मीर के रीजन में एंटर करके उसके बाद पाकिस्तान में जाती है। इंडिया ने बोला अच्छा तुम ज्यादा दाएं बाएं करोगे, हम पानी सारा रोक देंगे, हम तुमको पानी नहीं देंगे। तो एक ये मैटर ये भी था, ये मैटर इतना बड़ा बन गया कि यहाँ पर बेटा वर्ल्ड बैंक को इंटरफेयर करने पड़ा और इस मैटर को सुलझाना पड़ा। सो लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट ऑफ शेयरिंग वाटर वाज रिजॉल्व थ्रू मीडिएशन बाय वर्ल्ड बैंक। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बेटा, किसने साइन करी थी, नेहरू एंड जनरल अयूब खान इन 1960। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी, इट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। और उसके बाद किन दो लोगों के बीच में हुई थी, नेहरू एंड जनरल अयूब। आपको पता है इंडस वाटर 20% इंडिया पानी उसका यूज करता है, 80% पाकिस्तान यूज करता है उसका पानी। इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, ठीक है ना। तो ये एक ट्रीटी हुई थी 1965 में बेटा। पाकिस्तान आपको पता है बिना दिमाग के तो है ही वहां पर सारे लोग, किन्हीं के पास अगर सबको अगर भेजा खोलोगे, अगर ये तो कोई सर होता है ये लोगों का, ठीक है ना, ये सर होता है लोगों का, अगर तुम तो ऐसे निकालोगे ना, काटोगे ना, तो यहाँ तुम्हें कुछ नहीं खाली मिलेगा। जुए दौड़ रही होंगी यहाँ पर, कुछ नहीं है उनके दिमाग में, खाली है, बेफिजूल। कहते हैं ना खाली आदमी शैतान का घर होता है, खाली है वो लोग बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ बेटा 1965 में पाकिस्तान ने हमारे गुजरात की तरफ, भाई पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर सब जगह टच करता है ना।
तो भाई क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तान ने हमारे गुजरात बॉर्डर रन ऑफ कच्छ पे जाकर अटैक कर दिया अगस्त सितंबर में, ठीक है ना। उसके बाद बेटा उन्होंने क्या किया, उसके बाद बेटा उन्होंने जम्मू कश्मीर के एरिया में जाकर अटैक कर दिया। अब देखो गुजरात के ऊपर कर दिया, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में कर दिया। उस टाइम के जो हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने बोला ऐसा है जम्मू कश्मीर पे कौन अटैक कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, चलो अच्छा वहां छोड़ते हैं। गुजरात में कौन कर रहा है, यहाँ भी पाकिस्तान कर रहा है, चलो अच्छा यहाँ भी छोड़ दो। उन्होंने कहा ऐसा है पंजाब से तुम हमला करो। तो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी ने बोला कि भाई अपने आर्मी को ऑर्डर किया लॉन्च अ काउंटर अटैक ऑन दी पंजाब बॉर्डर, क्योंकि पंजाब भी पाकिस्तान के साथ मिलता है। तो उन्होंने बोला पंजाब बॉर्डर से आप यहाँ पर काउंटर अटैक देना शुरू करिए। इन दिस फ्रीज बैटल, इतनी खतरनाक भयानक लड़ाई में क्या हुआ, इंडियन आर्मी बेटा लाहौर तक अंदर घुस गई। पाकिस्तान में लाहौर काफी अंदर तक है ना, तो अंदर तक हम चले गए, हम अंदर तक घुस गए। वॉर एंड कब हुई, जब यूएन ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया। लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच में एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट बेटा उस टाइम पर ये आपका सोवियत यूनियन का पार्ट था, लेकिन आज ये उज्बेकिस्तान में है, ठीक है ना, क्योंकि सोवियत यूनियन तो टूट गया था 1991 में, तो टूट गया था ये, है ना। तो उसके बाद अलग कुछ 15-16 कंट्रीज बन गई थी। तो आज ये ताशकंद जो है, ये जगह जो है, ये उज्बेकिस्तान में है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको याद रखने की जरूरत है, 1960 का जो वाटर ट्रीटी हुई थी, वो हुई थी नेहरू एंड जनरल अयूब के बीच में। फिर ये जो ताशकंद वाली बात है, ये जो वॉर खत्म हुई 65 की, ये हुई थी शास्त्री जी एंड जनरल अयूब के बीच में। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल अयूब खान के बीच में ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था, बाय किसने इसको इनिशिएट किया था, मीडिएट किया था, कौन बीच में था बेटा? इट वाज सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। तो 65 में लड़ाई हुई थी, 66 में जाकर ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। अब ये हो गई 65 की वॉर खत्म हो गई। अब आती है 71 की वॉर। 71 की वॉर में क्या था बेटा? अब देखो आपको पता है, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान में हुए जनरल इलेक्शंस, जैसे हमारे इंडिया में जनरल इलेक्शंस हो रहे थे, पाकिस्तान में हुए जनरल इलेक्शंस। तो बेटा जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज पाकिस्तान है, यहां पर भुट्टो जीत गया, लोगों ने भुट्टो को दबाकर वोट दिया। और जो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान है, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पर मुजीबुर रहमान जीत गए, यहाँ पर मुजीबुर रहमान जीत गए। अब भाई कंट्री तो एक ही है ना, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान है, बस कंट्री तो एक है। अब प्रॉब्लम ये आई कि भाई आगे कौन बनेगा हमारे देश का पीएम, कौन होगा प्रधानमंत्री? देखो पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस अ स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब कि भाई यहाँ पर दो राय निकल के आई। क्या थी? जुल्फिकार अली भुट्टो पार्टी एमर्ज्ड विनर इन वेस्ट पाकिस्तान। भाई भुट्टो की पार्टी जो है वो कहां पर जीत के निकल के आई? वेस्ट पाकिस्तान में। और अवामी लीग जो किसकी थी ये पार्टी? शेख मुजीबुर रहमान, ये कहां पर? ये ईस्ट पाकिस्तान में जीत कर निकल के आई। भुट्टो जो है वो कह रहा था हम नहीं मानते रहमान की जीत को, और रहमान कह रहे थे हम नहीं मानते भुट्टो की जीत को। तो यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो दिस वॉज ही इज जुल्फिकारी भुट्टो एंड ये है शेख मुजीबुर रहमान। ये है आपका वेस्ट पाकिस्तान, ये है आपका ईस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे भुट्टो को हमें बनाना है, ईस्ट पाकिस्तान के बोल रहे थे मुजीबुर रहमान को बनाना है। अब क्या होगा भाई? पाकिस्तानी आर्मी क्या किया, जो वेस्ट पाकिस्तान के थे, शेख मुजीबुर रहमान को उठाकर उन्होंने जेल में बंद कर दिया इन 1971, ठीक है ना। जब बंद कर दिया तो लोगों ने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हमको एक नया देश बनाना है, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है ना। लोगों ने बोला हमें नया देश बनाना है। जब ये नया देश बनने की बात आई और जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, उस टाइम 80 लाख लोग इंडिया भागकर आ गए थे। तो हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर 80 लाख रेफ्यूजीज की एक बर्डन पड़ी कि हमने उनको जगह देनी थी, ठीक है ना। सपोर्ट, अब भाई पाकिस्तान का सपोर्ट कहां से आया? यूएसए से आया और चाइना से आया कि हाँ हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं। हेनरी किसिंगर, ही वॉज द एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट, एंड रिचर्ड निक्सन, ये उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया? एक सीक्रेट विजिट करी चाइना में वाया पाकिस्तान। मतलब पहले यूएसए से उन्होंने कहा हम चाइना जा रहे हैं, लेकिन बीच में पाकिस्तान में रुक गए और पाकिस्तान को ये एश्योरेंस दी कि भाई तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम अपना फ्लीट भेज रहे हैं, हम अपने जहाज भेज रहे हैं, हम अपने लोग भेज रहे हैं। आज तक कभी नहीं आए, धोखा दिया, जैसे को तैसा मिल गया, ठीक है ना। देन टू काउंटर यूएसए पाकिस्तान चाइना एक्सेस, अब भाई इंडिया को पता चल गया कि यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूएसए और चाइना आ गए हैं। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक एग्रीमेंट कर लिया रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ,
Treaty of Peace and Friendship. To counter USA, Pakistan, China axis, India signed a 20-year peace treaty of peace and friendship with Soviet Union in August 1971. अब भाई यहाँ पर उनको इंडिया को अंदेशा हो गया था कि ये लड़ाई होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से। फुल स्केल वॉर हुई, कुछ नहीं खत्म हुआ, सब कुछ वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बहुत लड़ाइयां हुई। दिसंबर 91, 10 दिन के अंदर अंदर इंडियन आर्मी ने ढाका को 3 साइड से घेर लिया। पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा और एक नया देश बांग्लादेश बन जाता है। सो बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर। अब देखो ये आ गया यूनिलैटरल सीज फायर, दैट मींस इंडिया ने क्या बोला, हम अब आगे फर्दर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हार गए ना, ढाका को 3 जगह से घेर लिया, एक नया देश बन गया, पाकिस्तान हार गया, ठीक है ना। शिमला एग्रीमेंट हुआ था बेटा कब, 3 जुलाई 1972 में, किसके बीच में, इंदिरा गांधी एंड अली भुट्टो के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर क्या थे बेटा, भाई क्योंकि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर में इंडिया जीत गई और उस टाइम पर हमारे यहाँ पीएम इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा गांधी जी को दबाकर वोट मिले लोकसभा के इलेक्शंस में और असेंबली इलेक्शंस में। brought large majorities for the Congress party in many states assembly elections after the war of 1971. इस 71 की लड़ाई के बाद खूब उनको सपोर्ट मिला, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज बेटा, अब हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि हमें डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने की जरूरत है, तो 2 डिपार्टमेंट्स बने थे, एक था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और एक था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। ये 2 डिफेंस के कह सकते हो डिपार्टमेंट बने थे, जिसका एक काम था, एक का प्रोडक्शन करने का काम था, एक का सप्लाई करने का काम था, ठीक है ना। अब आती है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर कब हुई थी, 1999 के, अगर हम अर्ली की बात करें तो जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर जो इंडिया के साइड की जो जगह है, एलओसी जो है, ऐसा नहीं, देखो बेटा मैं आपको बताऊं, कोई भी कंट्री की बाउंड्री एक साथ ऐसे नहीं मिलती है ना। अगर आप इंडिया पाकिस्तान को भी देखोगे तो अगर ये पाकिस्तान की है तो ये इंडिया की है, ये होता है नो मैन्स लैंड, दिस इज नो मैन्स लैंड, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, ठीक है ना। ऐसी एलओसी है बेटा लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया के साइड की है, इसके कई सारे पॉइंट्स पर मुजाहिदीन ने कब्जा करा, ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे आपका हो गया मशको, द्रास, कास्कार एंड बटालिक, ये कुछ एरियाज थे जहां पर आके उन्होंने कब्जा कर लिया। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, एक हफ्ते पहले की न्यूज है, एक हफ्ते पहले की न्यूज है भाई। बोला यह जाता है कि भाई जो एलओसी पे कब्जा किया था ये आपके मुजाहिदीन ने किया था, बट 4-5 दिन या एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान ने इस चीज को एक्सेप्ट करी कि नहीं, कारगिल के वॉर में हमारे आर्मी गई थी, मुजाहिदीन नहीं थे। ये कुछ दिन पहले की न्यूज है, ये एक्सेप्ट किया। Indian forces reacted and by 26 जुलाई recovered control of many lost point. जितने भी हमारे हाथ से पॉइंट्स चले गए थे, ड्रास चला गया था, इंडियन आर्मी ने इसको वापस से अपने अंदर मिला लिया। उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और वहां पर मिलिट्री कूप हो जाता है, और वहां पर जो चीफ मिलिट्री थे जिनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ, वो जाकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। नाउ नेहरूज न्यूक्लियर पॉलिसी, ये बेटा बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। नेहरूज न्यूक्लियर पॉलिसी भाई क्या था, 1974 में चाइना ने पहला अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। First nuclear explosion in May 1954, nuclear program initiated by 1940 under the guidance of Home J. Bhabha. Not China, हम अपनी बात कर रहे हैं 1974 में हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, ठीक है ना। सॉरी, पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था, 1974 में हुआ था। इंडिया भी चाह रहा था कि भाई हम भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बनाए, और 1962 की वॉर के बाद, चाइना के बनाने के बाद, चाइना के वॉर के बाद हमको लगा कि नहीं यार, अपने देश की अगर सिक्योरिटी चाहिए है तो हमको यहाँ पर ये एक्सप्लोजन और ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना जरूरी है, ठीक है ना। क्या हुआ, इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। नेहरू जी का सोचना बहुत अलग, डिफरेंट था, वाज अ वेरी ग्रेट मैन। उनका सोचना बहुत अलग था। उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्या है, ये न्यूक्लियर क्यों हो रहा है, ये न्यूक्लियर क्यों हो रहा है भाई, इससे कितना लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ है। अभी हाल ही में देखो इजराइल और ईरान में क्या हो रहा है, कितनी ज्यादा 100 मिसाइलें दाग दी उसने, 100 मिसाइलें। क्या वहां की क्या गलती है वहां के लोगों की, क्या उन्होंने कर रखा है, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं है। वो देश कितना पीछे चला गया, टेक्नोलॉजी में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, आपके एग्रीकल्चर में भी लोग छुपे हुए हैं। क्या लाइफ है वहां के लोगों की। आप तो यहाँ पर मजे से बैठकर इंटरनेट से थ्रू यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हो, वहां के लोगों की क्या लाइफ है, कुछ नहीं, जीरो।
कितने पीछे चले गए वो सारे देश। तो नेहरू जी ने बोला कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, जो हथियार वथियार आप बना रहे हो, न्यूक्लियर बना रहे हो, जो सुपर पावर्स अमेरिका और ये यूएसए, अमेरिका और रशिया, ये जो पावर्स ये हथियार बना रहे हैं, मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है ना। चाइना कंडक्टेड फर्स्ट टेस्ट इन अक्टूबर 1964। अब चाइना ने अपना पहला ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट जो है वो 1964 में कर लिया। द 5 न्यूक्लियर पावर्स, जो 5 जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स है, और जो सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ की एक बॉडी है, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स है कौन कौन से, यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है ना। इन सब ने बेटा एनपीटी करा। व्हाट इज एनपीटी? न्यूक्लियर नॉन प्रॉफिटेरियन ट्रीटी। क्या था ये? कि भाई हमने बना लिया, अब हमारे अलावा कोई नहीं बनाएगा न्यूक्लियर प्लांट, और सारे देशों से बोला इस पर साइन करो। इंडिया ने बोला हम साइन नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई है, तुमने बना लिया हम क्यों नहीं बनाएंगे, तुम बना सकते हो तो हम नहीं बना सकते क्या, ठीक है ना। सो ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि बोला इस पे साइन करो। इंडिया रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, और अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कर दिया, ठीक है ना। इंडिया अपोज द इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी। भाई इस एनपीटी को बढ़ाने की बात करी गई 1995 में, 68 में टीटी आई, 1995 में बढ़ाने की बात करी गई। इंडिया ने बोला हम तब भी एग्री नहीं करते, उसने बोला हम नहीं मानते इस चीज को, अपोज करा, एंड रेफ्यूज टू साइन दी सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कि भाई अगर किसी ने बना भी लिया चुपके से तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया ने हर चीज पर मना किया, कह रहा ये तो कोई बात नहीं है, तुम बना के बैठे हो, चाइना बना के बैठा है, कल को हमला कर देगा हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि ना हम इस पे साइन करेंगे, ना हम इसके एक्सटेंशन में हैं, और ना ही हम सीटीबीटी पे साइन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि भाई टेस्ट नहीं करेंगे आप परमाणु बम का, ठीक है ना। तो इंडिया इसके बहुत ऑपोजिशन में था ना। शिफ्टिंग अलायंसेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, भाई जनता पार्टी जो है बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए कांग्रेस रही, फिर एक इलेक्शन ऐसा आया जहां पर जनता पार्टी बन गई थी। तो जनता पार्टी बेटा पावर में आई थी कब? 1977 में आई थी, एंड अनाउंस टू फॉलो अ नॉन अलाइनमेंट इन रियल सेंस। उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी जब तक थी तब तक तो ये रियल सेंस नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पे हमला किया तो हमने दुनिया भर में गाया, लेकिन जब हंगरी पे रशिया ने हमला किया तो हम बिल्कुल चुप। तो हमने तब रियल सेंस में नॉन अलाइनमेंट नहीं किया ना, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से नॉन अलाइंड रहेगी, ठीक है ना। दैट मीन्स प्रो सोवियत रिलेशंस विल बी करेक्शन। भाई एक्चुअली मैं बताऊं, जनता पार्टी जो है ये यूएसए को फेवर कर रही थी, ये चाह रही थी कि इंडिया शुड बी अ कैपिटलिस्ट कंट्री, और कांग्रेस चाह रही थी इंडिया शुड बी अ सोशलिस्ट कंट्री। तो कांग्रेस जो है वो रशिया को सपोर्ट करती थी, इट वाज प्रो रशियन, और जनता पार्टी क्या थी? प्रो अमेरिका या प्रो यूएसए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और दूसरी चीज प्रो सोवियत रिलेशंस जो है हमारे, जो हम सोवियत के साथ रिलेशन रखे हैं इनको हम ठीक करेंगे। सो आफ्टर 1990 रशिया बिकेम इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब देखो 1990 के बाद यहाँ पर फिर कांग्रेस की सरकार आई थी, तो 1990 के बाद यहाँ पर रशिया के साथ फिर हमारे रिलेशंस ठीक करे जाते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फिर से प्रो रशियन से प्रो यूएसए हो गई थी। ओके तो अब कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन। ही वॉज देन दी मिनिस्टर वी.के. कृष्णा मेनन। आपको पता है ये बेटा यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी चल रही थी वहां के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। कब से कब तक? 1934 से लेकर 1947 तक। देन ही वॉज ऑल्सो दी हाई कमिश्नर इन यूके, है ना, जो हमारे यहाँ से कमिश्नर्स जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ही वॉज ऑल्सो हाई कमिश्नर। राज्यसभा और लोकसभा के बेटा ये एमपी रह चुके हैं, एंड डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 1962 की वॉर में रिजाइन कर दिया था। तो अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भाई 1962 की वॉर में किस डिफेंस मिनिस्टर ने रिजाइन किया था? तो इट वाज वी.के. कृष्णा मेनन। अब 2-3 क्वेश्चंस है यहाँ पर, फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस से इंडिया की प्राइमरीली फॉरेन पॉलिसी क्या थी? किन बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी? भाई क्या बनाई गई थी? आइसोलेशन के लिए कि हम भाई एक जगह छुप के बैठ जाएंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बनाई गई थी? मिलिट्री डोमिनेंस के लिए? या फिर नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट? ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, पीस एंड हार्मनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which principle of India's foreign policy emphasize non-interference in the internal affairs of other countries? कौन सी ऐसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम किसी भी कंट्री के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, उनकी इंटीग्रिटी में, उनके सॉवरेनिटी में नहीं बोलेंगे? नॉन अलाइनमेंट, प्रिमिटिव स्ट्राइक, आइसोलेशनिज्म या सॉवरेनिटी? इट वाज दी नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि ना हम सोशलिस्ट के साथ है ना हम कैपिटलिस्ट के साथ है, हम अपने न्यूट्रल है, नॉन अलाइंड है। ओके देन
द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972, अब जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री, लो भाई 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था ये किस कंट्री, इंडिया के साथ किस कंट्री के साथ हमने साइन किया था, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान, इट वाज पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, यस और नो, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा दूसरा चैप्टर एंड दैट इज चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब देखो ये जो आपका दूसरा चैप्टर है, एक तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इट इज चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। बीच में बेटा बहुत सारी चीजें ऐसे हुई थी जहां कांग्रेस सरकार बना पाई, कुछ रीजंस ऐसे थे जहां कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, हार गई। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जहां पर बेटा कांग्रेस अपने आप को वापस ला पाई, वो चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंजरस डिकेड। अब देखो आपको पता है 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, यस और नो? हाँ मैम हुआ था। 1947 के बाद बेटा 1960s की बात करें, 1947 के बाद 1957 और 13 साल के बाद की बात करें बेटा, तो इन 1960s का जो टाइम पीरियड था ये बहुत ही खतरनाक टाइम पीरियड था। खतरनाक टाइम पीरियड क्यों था बेटा? खतरनाक इसलिए था क्योंकि इस 10 सालों में बहुत कुछ इंडिया को देखना पड़ा, बहुत कुछ इंडिया को झेलना पड़ा, ठीक है ना। जैसे कि बेटा पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी थी वो फेल हो गई, और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, डिसइंटीग्रेशन भी हुआ देश में। कैसे? आगे बढ़ते हैं। ओके, फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। अब भाई नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1964 में, ठीक है ना, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1964 में। उसके बाद बेटा कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था के कामराज। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स खेली थी, क्योंकि इन्होंने बेटा बहुत पॉलिटिक्स खेली थी इसमें क्या कहते हैं, कांग्रेस में। के कामराज बेटा इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को एज अ पीएम बनाने में बहुत मदद करी, ठीक है ना। शास्त्री जी बिलोंग टू यूपी, शास्त्री जी बेटा यूपी को बिलोंग करते थे, और उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री संभाली हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, एक बहुत मेजर रेलवे एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई रेल एक्सीडेंट के बाद हु वाज द रेल मिनिस्टर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था या रिजाइन कर दिया था? इट वाज लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ही इज नेहरू जी, ही इज शास्त्री जी, एंड ये है के कामराज। शक्ल से ही लग रहा है, देख लो क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर का मतलब बेटा शास्त्री जी के टेन्योर पे उनको दो चीजों का सामना करना पड़ा। जब वो पीएम बने बेटा तो उन्हें दो चीजों का सामना करना पड़ा। एक तो बेटा फेल्ड मॉनसून, बारिश नहीं हुई उस साल, सूखा पड़ गया, खाने पीने की दिक्कत होने लगी, और उसी टाइम पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी 1965। अब याद करो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था नेहरू एंड अली के बीच में, भुट्टो के बीच में, याद है ना? याद रखना बेटा, ये सब कड़ियां एक साथ जोड़ रही है, सारी कड़ियां एक साथ जोड़ रही है, ठीक है ना। और जब ये दो मेजर प्रॉब्लम्स आई थी, जहां पर सूखा पड़ गया था, किसान के पास कुछ था नहीं, और जहां हमारी लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान के साथ, यहां पर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था विच मीन्स जय जवान एंड जय किसान। क्या मतलब हुआ? जय जवान का मतलब जो पाकिस्तान के साथ वहां लड़ाई लड़ रहे हैं जय जवान, एंड जय किसान ये जो यहाँ पर सूखा पड़ गया, ठीक है ना। तो जय जवान एंड जय किसान। सडनली अचानक से बेटा जब ये ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद वहीं पर उनके हार्ट अटैक आया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। सडनली इंस्पायर्ड ऑन 10 जनवरी 1966 इन ताशकंद टू एंड वॉर, ठीक है ना। साइंड अ ट्रीटी, सॉरी भुट्टो मैंने बोला, इट्स नॉट भुट्टो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इट इज जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान। भुट्टो तो बाद में आया है, भुट्टो तो बाद में, बात की कहानी है, बहुत बात की कहानी है, ठीक है ना। सो एग्रीमेंट विद जनरल अयूब खान के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब पहले आपने पढ़ा कि भाई कैसे नेहरू जी से शास्त्री जी तक हमने पीएम चुना अपना, अब उसके बाद इंदिरा गांधी जी, डॉटर ऑफ नेहरू जी, ठीक है ना। आफ्टर शास्त्री जी देयर वाज इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। अब भाई मोरारजी देसाई पीएम बनना चाहिए कि इंदिरा गांधी बनना चाहिए? मोरारजी देसाई बेटा ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, जो आज महाराष्ट्र और कुछ पार्ट जो पहले गुजरात में था, बॉम्बे का, बाद में अब ये महाराष्ट्र और गुजरात में बन गया है, एंड अ मिनिस्टर एट सेंटर, ये मिनिस्टर भी था सेंटर में। क्या हुआ? इंदिरा गांधी भी क्या थी बेटा? यूनियन मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की शास्त्री जी के कैबिनेट में। कांग्रेस कॉन्टेस्ट हुआ इन बीच में इन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट हुआ,
कि भाई कौन बनेगा आगे। कॉन्टेस्ट रिजॉल्व थ्रू सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज in which Indira Gandhi defeated Morarji Desai by securing a support of more than 2/3 majority of the MPs। क्या हुआ भाई, कॉन्टेस्ट हुआ भाई, इंदिरा गांधी कह रही हम पीएम बनेंगे, मोरारजी देसाई कह रहे हम पीएम बनेंगे, क्या होगा। हुआ ये बेटा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक वोटिंग करा दी। उम्मीदवार, भाई अल्टीमेटली वोटिंग तो लोग करते हैं, बट उम्मीदवार कौन होगा। जैसे आज है, कल को अमित शाह बोले हमें पीएम बनना है, मोदी जी बोले हमें पीएम बनना है, तो बीजेपी पार्टी आपस में फिर वोटिंग करेगी। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मोदी जी को बनना चाहिए तो मोदी जी बनेंगे, मैक्सिमम लोग बोलेंगे अमित शाह को बनना चाहिए तो अमित शाह बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में यहाँ पर कंपटीशन हुआ। इंदिरा गांधी जी ने मोरारजी देसाई को 2/3 मेजोरिटी के साथ हरा दिया, ठीक है ना। नाउ वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, अब इंदिरा गांधी जी बन गई पीएम, ठीक है ना। जैसे ही वो पीएम बनी बेटा, पहली चीज उन्होंने जो करी थी वो ये था कि डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, कि इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई। कैसे बेटा, कि पहले क्या होता था कि अगर आप $1 खर्च कर रहे हो दैट मींस इंडियन रुपीस के हिसाब से आपने ₹5 खर्च करे, लेकिन अब इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद अगर आप $1 खर्च कर रहे हो तो दैट मींस आपको ₹7 देने पड़ रहे हैं। तो डिमोलिशन हो गया ना भाई, ये 5 के 3 होते तो हम कहते भाई हमारी वैल्यू बढ़ गई, हमारी वैल्यू बढ़ गई, $1 में ₹3 देना पड़ रहा है, बट $1 में ₹7 देने पड़ रहे हैं, ये डिवैल्यूएशन हो गया। तो ये एक चीज हो गई थी। फोर्थ जनरल इलेक्शन इन 1967, जो फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ था बेटा 1967 में, ये क्या था बेटा, उस टाइम पर लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शन साथ साथ हो रहे थे ऑलमोस्ट, ठीक है ना, हर जगह, क्योंकि आजादी एक साथ मिली थी 1967 में। कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट मेजोरिटी इन लोकसभा, कांग्रेस को लोकसभा में बहुत दबाकर मेजोरिटी मिली, बहुत मेजोरिटी मिली इन लोकसभा, बट विद इट्स लोएस्ट टैली सीट्स एंड वोट सिंस 1952। लेकिन जो 67 में उसको जो वोट शेयर मिला था वो बेटा बहुत कम था। सरकार तो बना ली गई, लेकिन जिस हिसाब से उनको वोट शेयर मिलता था, जो वोट शेयर परसेंटेज था, वो इस साल बहुत कम हो गया, ठीक है ना। इसी को हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक कह रहे हैं। half the ministers in Indira Gandhi's cabinet and political stalwart lost their elections। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े नाम थे, दिग्गज लोग थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट के, वो लोग हार गए इलेक्शन। जैसे कामराज तमिलनाडु में हार गए, एस के पाटिल महाराष्ट्र में आ गए, अतुल्या घोष वेस्ट बंगाल में आ गए, केबी साहब बिहार में हार गए, ठीक है ना। अब असेंबली इलेक्शंस की सरकार बन गई, ऐसा नहीं सरकार नहीं बनी, सरकार बन गई, बट कई सारे वोट शेयर्स नहीं मिल पाए। फिर क्या हुआ असेंबली इलेक्शंस में, कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी एज मेनी एज 7 स्टेट्स इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्टिंग प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ, असेंबली इलेक्शंस हुए, 7 स्टेट्स में कांग्रेस हार गई, यानी सरकार नहीं बना पाई, 7 स्टेट्स में सरकार नहीं बना पाई। और जो 2 स्टेट्स और थे जहां पर इलेक्शन हुआ था, वहां पर डिफेक्शन की वजह से सरकार नहीं बन पाई। तो कहां सरकार नहीं बनी, जैसे बेटा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, मद्रास एंड ओडिशा, यहां पर कांग्रेस बेटा अपना वोट शेयर हार गई, सरकार नहीं बन पाई। यहां पर जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी वो सब की सब नॉन कांग्रेस थी, कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस के अलावा जो थी। जैसे हम बात करें मद्रास स्टेट की, जैसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं, यहाँ की एक रीजनल पार्टी है, डीएमके बोलते हैं, द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम, ठीक है ना, ये पावर में आती है, इसको मेजोरिटी मिलती है। क्या रीजन था, रीजन ये था कि भाई जीती क्यों, ये जीती इसलिए बेटा मद्रास स्टेट में ये इसलिए जीत गई क्योंकि इसने बोला एंटी हिंदी एजिटेशन जो स्टूडेंट्स ने किया था। एक्चुअली हो क्या रहा था, देखो 67 की बात है, बात ये हुई थी 1965 में ये बोला गया था कि भाई इंग्लिश को हम 1965 तक यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम हिंदी पे स्विच हो जाएंगे। अब भाई साउथ की स्टेट तमिलनाडु, मद्रास, केरला, इनको हिंदी तो आती नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा। आज आप ही हो, आज आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, कल को लो हमारी गवर्नमेंट बोले नहीं आप संस्कृत में पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप प्रोटेस्ट ही तो करोगे, भाई क्या है बकवास, ये हमारा करियर दाव पे लग रहा है, हमें नहीं आती संस्कृत, हम कैसे एग्जाम देंगे, हम फेल हो जाएंगे, ये सुन लो। तो वहां के स्टूडेंट्स ने भी बेटा प्रोटेस्ट करना शुरू करा कि नहीं कांग्रेस वहां पर क्या कर रही थी, कांग्रेस वहां पर हिंदी ला रही थी, लैंग्वेज हिंदी ला रही थी। डीएमके ने बोला नहीं हिंदी नहीं आएगी, जो हमारे यहाँ चल रही है वही चलती रहेगी, ठीक है ना। So anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as an official language। Official language हिंदी को बनाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस सरकार बहुत ज्यादा उत्सुक थी। डीएमके ने बोला ऐसा नहीं होगा, तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी थी जिसको मेजोरिटी वोट मिला। बाकी 8 स्टेट्स में क्या है बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट आई थी नॉन कांग्रेस पार्टीज की। मतलब बाकी 8 स्टेट्स में क्या रीजन था, बाकी 8 स्टेट्स में
कांग्रेस सरकार नहीं आई थी, वहां भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टीज, 3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, ठीक है ना। तो वहां भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, बट वो कांग्रेस की नहीं थी, वो दूसरे स्टेट्स की, दो दूसरी पार्टीज थी। देन कोलिशंस कहां कहां बनी? एसवीडी गवर्नमेंट्स बनी बेटा स्टेट्स में। व्हाट इज दिस एसवीडी? एसवीडी इज संयुक्त विधायक दल। संयुक्त विधायक दल, जैसे मैं आपको बताऊं बिहार में एसवीडी बनी थी, जिसमें आपकी एसएसपी पार्टी थी, पीएसपी पार्टी थी और सीपीआई थी, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा पंजाब में बनी थी, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोलते हैं, जिसमें आपकी 2 पार्टीज थी, एक था आपका संत ग्रुप और एक था आपका मास्टर ग्रुप। इसने भी सीपीआई के साथ मिलकर बनाई थी। एंड सीपीआईएम था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एसएसपी थी, एंड रिपब्लिकन पार्टी थी, एंड भारतीय जनसंघ थी। कहने का मतलब ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, जहां पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी। नाउ अब मैंने आपको बताया कि भाई 7 स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम थी? 7 स्टेट्स में प्रॉब्लम थी कि वहां पर मेजोरिटी नहीं मिल पाई। मद्रास में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी वहां पर हिंदी की। बची हुई जो 6 स्टेट्स थी, 8 स्टेट्स थी, वहां पर क्या प्रॉब्लम थी? वहां कोलिशन की थी। पर कांग्रेस कहीं पर पार्टी इसलिए, कांग्रेस कहीं पर सरकार इसलिए भी नहीं बना पाई क्योंकि वहां पर डिफेक्शन हो रहा था। डिफेक्शन का मतलब क्या हुआ है कि तुम आज मेरी पार्टी में हो बेटा, तुम आज शिग्रफ मैम की पार्टी में हो, ठीक है ना। कल को तुम्हें कोई एक्स एबीसीडी आदमी मिल जाता है, ठीक है ना। अब तुम मेरी पार्टी में थे, इन्होंने तुम्हें लालच दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 करोड़ देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 करोड़ देंगे, तुम यहां से चलेगा। तो तुमने क्या किया बेटा? मेरी पार्टी को डिफेक्ट कर दिया। तो ऐसा हुआ था और ये रियल में हुआ था। इसको बोलते हैं बेटा आया राम एंड गया राम। हुआ क्या था बेटा? एक बंदा था जिसका नाम था गयालाल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? दैट नेम ऑफ द पर्सन इज गयालाल। ही वाज एमएलए इन हरियाणा इन 1967 इलेक्शंस। 1967 के इलेक्शंस में ये एमएलए थे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कांग्रेस का लीडर था, कांग्रेस का मेंबर था। 1967 के इलेक्शंस में ये एक लीडर थे। चेंज हिज पार्टी 3 टाइम्स इन अ फॉरनाइट। 4 रातों में इसने 3 बार अपनी पार्टीज बदली। पहले कांग्रेस से कहा गया, यूनाइटेड फ्रंट गया, फिर वापस कांग्रेस आ गया, और फिर 9 घंटे के अंदर अंदर फिर यूनाइटेड फ्रंट चला गया। तो 4 दिन के अंदर अंदर 3 बार इसने पार्टी बदली। इसको कहते हैं आया राम गया राम डिफेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद स्प्लिट इन कांग्रेस, इंदिरा गांधी वर्सेस द सिंडिकेट। ये अलग प्रॉब्लम चल रही थी, ये अलग प्रॉब्लम चल रही थी भाई, अलग ही चल रहा है भाई मैटर। यहां पर क्या था? रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी डिड नॉट केम फ्रॉम द ऑपोजिशन। भाई इंदिरा गांधी को जो भी चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो ऑपोजिशन से नहीं करना पड़ रहा था, अपने ही लोग जो पार्टी में थे उनसे करना पड़ रहा था, विद इन हर ओन पार्टी। क्या था बेटा? सिंडिकेट क्या था? नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स। वो उसमें कुछ ऐसे कांग्रेस लीडर्स थे जो पार्टी को कंट्रोल करते थे। कंट्रोल दी पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय, जिसमें कौन कौन था बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के कामराज, देन एस के पाटिल ऑफ बॉम्बे, एस निजलंगप्पा ऑफ मैसूर, एन संजीवा रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड अतुल्य घोष ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सभी वही लोग हैं जो चुनाव हार गए थे, ये सभी वही लोग हैं, देख लो। कामराज हार गए, एस पाटिल हार गए थे, संजीवा हार गए थे, अतुल्य घोष हार गए थे, ये सभी वही लोग हैं। इनको सिंडिकेट कह रहे हैं, ठीक है ना। क्या था यहाँ पर? सिंडिकेट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री एज पीएम एंड एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस, बट इंदिरा गांधी स्लोली एंड केयरफुली साइडलाइन द सिंडिकेट व्हिच रिजल्टेड इन द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। खेल राजनीति आज भी वही है, 50 साल पहले भी वही थी, 70 साल पहले भी वही थी भाई। इन सिंडिकेट्स ने, ये जो आपके पाटिल हैं, ये घोष हैं, इन सब ने मिलकर लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी को मिलकर पीएम बनाया। इन्होंने वोटिंग करी, नहीं नहीं पीएम यही बनेंगे यही बनेंगे। क्यों बनाया? ताकि इंदिरा गांधी जी इनकी बात माने, जो ये बोले ये माने, फॉलो देयर एडवाइस। इंदिरा गांधी जी इनकी एडवाइस को फॉलो करें। लेकिन इंदिरा गांधी जी तो भाई पीएम है भाई, दिमागदार लेडी। इंदिरा गांधी जी ने इन सिंडिकेट्स वालों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। जैसे ही इन लोगों ने इनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया, कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट आ गया। इस स्प्लिट के बाद वो लोग जो सिंडिकेट को बिलोंग करते थे उनको बोलते थे कांग्रेस ओ, और वो लोग जो इंदिरा गांधी को बिलोंग करते थे उनको बोलते थे कांग्रेस आर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कांग्रेस ओ क्या है? कांग्रेस ओ है सिंडिकेट, कांग्रेस आर क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना।
कब किया था? 1967 में किया था, जिसमें क्या था बेटा? कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पीडीएस, लैंड रिफॉर्म, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पीपल। ये कुछ उसने, ये तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही बताए हैं, लेकिन कुछ 10 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। सिंडिकेट्स अब भाई ऐसे खुल के तो नहीं कर सकते ना, अल्टीमेटली भाई पीएम की बात तो माननी पड़ती है, आप कितने भी उनके एंटी क्यों ना हो, पीएम इज पीएम। सिंडिकेट्स बेटा फॉर्मली इसको अप्रूव तो कर दिया, लेकिन इनके अपने अपने रिजर्वेशन थे इसके बारे में कि भाई नेशनलाइजेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिंडिकेट के थॉट दूसरे थे, ठीक है ना, पीडीएस सिस्टम शुरू करना है कि नहीं करना है, सिंडिकेट का सोचना दूसरा था। बट अल्टीमेटली क्योंकि पीएम ने लॉन्च किया तो भाई मानना तो पड़ेगा। फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ गया 1969 में। अब देखो ये कब की बात है? 67 की बात है। 1969 में आ गया इलेक्शन। मजेदार, देखो मजेदार कहानी लग रही है कि नहीं लग रही है? कैसे एक के बाद चीजें होती चली गई। तो सोचो क्या क्या हुआ हमारे देश में। 1969 में हुआ इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था। अब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो ये जो सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, ये खुलकर सामने आ गई लोगों के आगे, पूरे पार्टी के आगे आ गई, और लोगों को पता चल गया कि भाई यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। सो दिस फैक्शनल राइवलरी बिटवीन इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट केम ओपन इन 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्या हुआ उस टाइम पर? जो बेटा हमारे यहाँ जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की वजह से यहाँ पर सिंडिकेट ने बोला कि हम संजीवा रेड्डी को एज एन ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, जबकि इंदिरा गांधी जी ने बोला नहीं 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 नहीं, हम तो वीवी गिरी को करते हैं। सिंडिकेट ने बोला हम एन संजीवा रेड्डी को एज एन कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा अच्छा ऐसे कैसे? इंदिरा गांधी जी ने बोला कि वीवी गिरी तुम खड़े हो जाओ, और तुम बेटा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाओ, कांग्रेस पार्टी से मत खड़े होना, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाना। खड़ा हो गया वो, बाद में बना बेटा। उस टाइम पर ये ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट। जिस टाइम पर ये इलेक्शन हो रहे थे, उस टाइम प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे, उस टाइम पर वीवी गिरी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्या हो रहा है। मोरारजी देसाई उस टाइम पर डिप्टी पीएम थे, और हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ये जो इंदिरा गांधी ने पॉलिसी लेकर आई थी ना, जो जिसमें 14 बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया था, और ये जो प्रीवी पर्स एबॉलिशन ये कर दिया है ना, एंड रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनके वो अगेंस्ट थे मोरारजी देसाई। उसी टाइम, ये इलेक्शन के टाइम की बात है, उस टाइम पर ही इनके बड़े नाराज हो गए थे। फिर क्या हुआ? देन एस निंजलंगप्पा, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक व्हिप इशू करी। अब देखो ये जो निंगलप्पा है ये कौन है? ये सिंडिकेट है, ठीक है ना, ये इज अ सिंडिकेट। उन्होंने एक व्हिप इशू करी। व्हिप क्या होता है बेटा? व्हिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टी के एमपीज और एमएलएस को बोलते हैं कि आपको आकर इस चीज पर वोटिंग करनी है। तो यहां पर व्हिप इशू हुई कि भाई हम इनको, ये जो संजीवा रेड्डी हैं, इनको एज अ प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, इनके प्रेसिडेंट के प्रस्ताव को पास करने के लिए वोटिंग करनी है। तो सारे एमपीज और एमएलए को उन्होंने बुला लिया। भाई इलेक्शन में तो एमपी और एमएलए दोनों आते हैं ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देन आस्किंग ऑल कांग्रेस एमपीज एंड एमएलए टू वोट फॉर कांग्रेस ऑफिशियल कैंडिडेट एंड संजीवा रेड्डी। उन्होंने बोला सब लोग आइए और इनको वोट करिए, रेड्डी जी को वोट करिए। ऑन दी अदर हैंड इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भैया अपने अपनी अंतरात्मा को वोट, अपनी अपनी अंतरात्मा से पूछ कर वोट देना, किसी के बहकावा में आके वोट देने की जरूरत नहीं है। जो आपकी अंतरात्मा बोले उसको वोट देना। इंदिरा गांधी ने बोला कॉन्साइंस वोट दीजिए। अब जब ये बात आ गई तो बेटा रेड्डी जी हार गए और वीवी गिरी जीत गया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो जीत गया। Ultimately, VV Giri, an independent candidate, defeated the Congress candidate N. Reddy, संजीवा रेड्डी, जो बाद में, हालांकि देखो एन संजीवा रेड्डी 1977 में आके प्रेसिडेंट बने, लेकिन 67 में कौन बन गया? 69 में कौन बन गया? गिरी बन गए, ठीक है ना, विद द बैकिंग ऑफ जनता पार्टी, क्योंकि बाद में जनता पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था। हु केम इन पावर इन 77 डिफीटिंग इंदिरा गांधी, दैट इज द कांग्रेस। सो ऑन डिफीट ऑफ कांग्रेस ऑफिशियल कैंडिडेट, जब कांग्रेस का ही ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया तो भाई इन लोगों ने इंदिरा गांधी जी को पार्टी से निकाल दिया, एक्सपेल्ड पीएम फ्रॉम द पार्टी। इंदिरा गांधी ने क्लेम किया कि भाई जो मेरा ग्रुप है वो रियल कांग्रेस है, ये तो सिंडिकेट है,
हमारा रियल ग्रुप इज कांग्रेस। नवंबर 1969 में सिंडिकेट ग्रुप जो है वो कांग्रेस ओ के नाम से जाना लगा और इंदिरा गांधी का मैंने आपको बताया कांग्रेस आर के नाम से जानने लगे, ठीक है ना। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड दिस पार्टी स्प्लिट। अब ये जो इंदिरा गांधी जी ने ये जो पार्टी स्प्लिट हो गई थी, ये जो कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ बन गया, उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजीज का फर्क है, लोगों के सोचने के नजरिए में फर्क है और कोई नहीं है। एक है पुअर प्रो और एक है पुअर रिच। तो भाई इंदिरा गांधी ने बोला हम पुअर प्रो हैं और ये लोग पुअर रिच हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये प्राइवेसी पर्स क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये भी पीछे इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करी थी, इसको खत्म किया था। प्राइवेसी पर्स क्या है बेटा, जब जिस टाइम पर हमें आपको पता है कि कुछ 565 या 562 प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे यहाँ, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, इनको मर्ज करने की बात थी, इनको मर्ज करना था। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ही तब, उस टाइम पर बेटा हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला कि ऐसा है आपको, आप हमारे साथ मर्ज हो जाइए और हम बदले में आपको कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी देंगे, कुछ आपको अलाउंसेस देंगे, कुछ सैलरीज देंगे, कुछ पेंशन्स देंगे, है ना, ये हम देंगे। ओके, किस बेसिस पर कि भाई आपका क्या, कितना आपका रेवेन्यू है, आपके स्टेट का कितना एक्सटेंट है, कितना पोटेंशियल है, उस बेसिस पर हम आपको पेंशन देंगे। इसी को प्राइवेसी पर्स कहते हैं, वही लिखा हुआ है। At the time of integration of princely states, they were assured that rulers' families would be allowed to retain certain private property and given a grant of inheritance or government allowance on measured on the basis of extent, revenue and potential. बाद में क्या हुआ, नेहरू जी ने इस चीज को बहुत ज्यादा वो किया, अपोज किया कि भाई ये क्या बात हुई, लोगों का पैसा हम किसी और को दे रहे हैं, भाई हो गया, खत्म हो गया मामला। नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि मिलाने के टाइम पर तो आप इनको पैसा देने को, सब कुछ देने को तैयार हो, और आज जब आपका एक इंडिया बन गया तो अब अपने कुछ नहीं समझ रहे। सो नेहरू दैट टाइम एंड अगेन एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन ओवर दिस मैटर। फाइनली बेटा इंदिरा गांधी जी ने इस प्राइवेसी पर्स को खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। लेकिन मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मॉरली रॉन्ग है, ये ब्रीच ऑफ फेथ एंड ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। उन्होंने बोला ये मॉरली गलत है। क्यों? क्योंकि मिलाने के टाइम पर तो आपने उनको बोला हम आपको देंगे, पेंशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आप एक तरीके से गलत कर रहे हो वहां के राजाओं के साथ, राजकुमारों के साथ। फिर क्या हुआ बेटा, फाइनली यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करती है 1970 में, लेकिन ये अमेंडमेंट राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब सेशन नहीं हुआ तब एक ऑर्डिनेंस लेकर आई सरकार, ठीक है ना, तब एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, क्या बोला, विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बना कर दिया। क्या बोला, इंदिरा गांधी मेड इट अ मेजर इशू इन 1971 इलेक्शन। 1971 में ये प्राइवेसी पर्स वाला मैटर जो है इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम तो गरीबों की मदद करना चाहते हैं, या अमीरों की मदद क्यों करें हम। इस मामले पर इंदिरा गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला, थंपिंग मेजॉरिटी मिली बेटा। थंपिंग मेजॉरिटी का मतलब बेहिसाब वोट मिला, और अब क्योंकि वोट भी मिल गया, सरकार भी इनकी, लोग भी इनके, तो आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लिया और उन्होंने बोला कि भाई अमेंडेड टू रिमूव लीगल ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम एबोलिशन ऑफ प्राइवेसी। ये जो प्राइवेसी है इसको खत्म करने की उन्होंने पूरी तरीके से बात कर ली, तो पूरी तरीके से अब ये खत्म हो गया। नाउ इलेक्शन ऑफ 1971 एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। अब भाई क्या है, आपको पता है कि भाई यहाँ पर स्प्लिट आ चुका था इन कांग्रेस में, एक सिंडिकेट बन गए थे, एक कांग्रेस ओ था, एक कांग्रेस आर था। विद दिस स्प्लिट इन द कांग्रेस, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट reduced टू माइनॉरिटी, येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यूड। आपको पता है ये चीज कि भाई इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो माइनॉरिटी में आ गई, सपोर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ चले गए थे कांग्रेस ओ में, कुछ चले गए कांग्रेस आर में, लेकिन फिर भी सरकार चलती रही with the issue based support of few other parties including CPI and DMK। कि उन्होंने बोला कि ठीक है भाई आपके अपने लोग नहीं सपोर्ट कर रहे, हम आपको सपोर्ट करते। देखो CPI ने किया और DMK ने किया, ये वही DMK है जिसने हरा दिया था मद्रास में, ठीक है ना। और CPI को तो देखो क्या होगा अभी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड अ रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बोला कि ऐसा है भाई, लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हो रहे हैं 1971 में, अब इसके बाद यहाँ पर एक फ्रेश जनरल इलेक्शन होगा, ठीक है भाई। अब इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक ग्रैंड अलायंस बनाएगा, ग्रैंड अलायंस।
ग्रैंड अलायंस फॉर्म अगेंस्ट इंदिरा गांधी इंक्लूडेड नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस, यानी वो लोग जो कम्युनिस्ट को फेवर नहीं करते थे, जो कैपिटलिस्ट फेवर करते थे, और जो कांग्रेस के नहीं थे, नॉन कांग्रेस थे, इन सब ने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया। जैसे ऑपोजिशन पार्टी जैसे एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी एंड बीकेडी, इसको बोलती है भारतीय कृति दल, इन सब इस ग्रैंड अलायंस में आए और इन्होंने एक नारा बनाया जिसको हम बोलते हैं इंदिरा हटाओ। तो अब ये क्वेश्चन आता है, इंदिरा हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय, तो इट इज ग्रैंड अलायंस, ठीक है ना। ग्रैंड अलायंस ने यहाँ पर स्लोगन दिया इंदिरा हटाओ। जब इंदिरा गांधी को सुनाई दिया, समझ में आया कि अच्छा इन लोगों ने ग्रैंड अलायंस बनाया है, हमको हटाने के लिए एक नारा दिया है इंदिरा हटाओ, उन्होंने दूसरा नारा दिया गरीबी हटाओ। इन कॉन्ट्रास्ट इंदिरा गांधी गेव स्लोगन गरीबी हटाओ। लो भैया, नैले पे दहला। तो जो कांग्रेस आर थी, यानी जो इंदिरा गांधी की पार्टी है, और सीपीआई ने अलायंस बनाया और इन दोनों ने मिलकर 375 सीटें जीती, यानी 48.8% सीट्स जीती, जिसमें अकेले कांग्रेस ने 352 सीट्स जीती, 352 सीट्स अकेले कांग्रेस ने जीती एंड 44% वोट शेयर जीता। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस ओ, यानी जो सिंडिकेट थे, जो आपकी ग्रैंड अलायंस है, इनको सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स मिली। कंबाइंड टैली ऑफ ग्रैंड अलायंस वाज लेस देन 40 सीट्स। तो उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। अब भाई जनता तो जनता होती है, भोली होती है, पॉलिटिक्स ऐसे होती है। इंदिरा गांधी कांग्रेस स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबलीज इलेक्शन इन 1972। 1972 में जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए, एमएलए के इलेक्शन हुए, हर जगह कांग्रेस सरकार। तो इस दो बड़े विक्ट्री में, 71 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, 72 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, इन दो बड़े बड़े विक्ट्री में इंदिरा गांधी का सपोर्ट वापस आ गया और कांग्रेस एक बार फिर से डोमिनेट कर गई, क्योंकि बीच में 67 69 में कांग्रेस नहीं बना पाई थी, है ना, नहीं बना पाई थी, लेकिन अब फिर से उन्होंने सरकार बना ली। अब यहाँ कुछ फेमस पर्सनालिटीज है, उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी। बेटा इनके बारे में क्या आ सकता है? बेटा इनके बारे में यह आता है कि भाई इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, जय जवान जय किसान दिया है, ठीक है ना। किस रेलवे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था जब रेल एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा? तो ही वॉज लाल बहादुर शास्त्री। ही वॉज मिनिस्टर ऑफ यूपी, यूपी को बिलोंग करते थे, यूपी कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे, साथ में यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर थे 51 से लेकर 56 के बीच में। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, ये पीएम थी फ्रॉम 66 टू 77 तक, ठीक है ना, और उसके बाद 80 से लेकर 84 तक, ठीक है ना, 80 से लेकर 84 तक। अब देखो 77 के बाद क्या हुआ था? इमरजेंसी लग गई थी, इमरजेंसी लगी थी, आएंगे उस पर भी, पढ़ेंगे उसे भी, मजेदार। देखो इंदिरा हटाओ गरीबी हटाओ, देख लो, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर थी बेटा, आपको पता है इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर थी ये शास्त्री जी की कैबिनेट में। स्लोगन क्या दिया? गरीबी हटाओ। और फिर इनको मार दिया गया था, इन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने इनको मारा था ऑन 31 अक्टूबर 1984 में, ठीक है ना। मिसलेनियस में देख लो बेटा, पहले कांग्रेस का सिंबल क्या था बेटा? इट वाज अ पेयर ऑफ बुलक्स, ये था इनका कांग्रेस का सिंबल, जो कि बाद में पंजे में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है ना। देन राम मनोहर लोहिया की बात करें बेटा, तो ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर, है ना, सोशलिस्ट को ये लोग प्रेफर कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर थे, सीएसपी के मेंबर थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। स्प्लिट के बाद बेटा ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए। मैनकाइंड और जन, ये इनकी दो बहुत ही ज्यादा वो हैं मैगजीन्स हैं जिस पे उन्होंने नेहरू जी को बहुत ज्यादा अटैक किया है, बहुत ही तीखे व्यंग लिखे हुए हैं। स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म इनके अंदर था, स्ट्रेटेजी थी इनकी। एडवोकेटेड रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड अपोज्ड इंग्लिश। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं आएगा पूछने का, बस इतना आएगा। फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ सीएसपी, किसने बनाई सीएसपी? राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी, ठीक है ना, ये आएगा। या फिर मैनकाइंड या जन किसने लिखी है, किसकी मैगजीन्स हैं? तो ये राम मनोहर लोहिया की है। देन सी नटराजन अन्नादुरई, क्या है ये? ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, आज जैसे हम तमिलनाडु कहते हैं। ये जर्नलिस्ट थे, पॉपुलर राइटर थे, ओरेटर थे, ठीक है ना। जस्टिस पार्टी को इनिशियली उन्होंने बनाया था मद्रास प्रोविंस में, लेकिन बाद में डीएमके उन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक है ना। फॉर्म्ड डीएमके एज अ पॉलिटिकल पार्टी 1949। देन द्रविड़ कल्चर को ये बहुत ज्यादा प्रपोज कर रहे थे, हिंदी को इम्पोज करने के लिए बहुत अगेंस्ट थे, एंड स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने एक एंटी हिंदी एजुटेशन भी करी थी। ओके, देन के कामराज फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, चीफ मिनिस्टर थे मद्रास के।
एजुकेशनल डेप्रीवेशन मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एमडीएम यानी जो मिड डे मील स्कूल मिड डे मील जो स्कीम चलती है वो किसने स्टार्ट करी है? के कामराज ने करी है। 1963 में उन्होंने बोला कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन सबको कांग्रेस से रिजाइन कर देना चाहिए ताकि जो नए यंग लीडर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी में आने का, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कामराज प्लान। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज कामराज प्लान, ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इट इज कि सीनियर लीडर्स शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस टू मेक वॉर फॉर द यंगर पार्टी। फिर आते हैं कर्पूरी ठाकुर, शी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, 2 बार ये चीफ मिनिस्टर थी। फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट लीडर थे। लेबर एक्टिव इन लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसानों के और पीजेंट्स की मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। स्टॉन्च फॉलोअर लोहिया, राम मनोहर लोहिया को बहुत फॉलो किया। जेपी मूवमेंट, अभी जेपी मूवमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगी। जेपी मूवमेंट एक तरीके से ये है जयप्रकाश की मूवमेंट। ये मूवमेंट चलाई गई थी जब ये एंटी हिंदी की बात आई थी और आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। इंट्रोड्यूस बैकवर्ड रिजर्वेशन इन बिहार ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म अपोज टू इंग्लिश। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई 2 बार बने थे बिहार में ये चीफ मिनिस्टर, तो दूसरी बार में यानी कि भाई बिहार में रिजर्वेशन कब किया गया था? सेकेंड टर्म में किया गया था। सेकेंड टर्म में किया गया था ड्यूरिंग जब इनका सेकेंड टर्म था तब उन्होंने बिहार में रिजर्वेशन किए थे एंड अपोज टू इंग्लिश। देन एस निंजलंगप्पा, ही वॉज द मेंबर ऑफ सीए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे। सीनियर कांग्रेस लीडर थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 68 से लेकर 71 तक। मैसूर यानी जिसे आज हम कर्नाटक कहते हैं उसके ये चीफ मिनिस्टर थे एंड इनको मॉडर्न कर्नाटक बोला जाता है क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे। देन वीवी गिरी, आपको पता है ये उस टाइम के प्रेसिडेंट बन गए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 69 to लेकर 74, कांग्रेस के वर्कर थे। लेबर पार्टी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। श्रीलंका के बेटा ये हाई कमिश्नर थे, मतलब जैसे हमारे कंट्रीज में होता है ना कि हम अलग अलग देशों में अपने अपने कमिश्नर्स भेजते हैं, तो उस टाइम पर ये श्रीलंका के थे, ठीक है ना। लेबर मिनिस्टर थे बेटा यूनियन कैबिनेट में। यूपी के गवर्नर थे, केरला के गवर्नर थे, मैसूर के गवर्नर थे। वाइस प्रेसिडेंट बन गए 67 से लेकर 69 तक, ठीक है ना। जब जाकिर हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी, तब ये ही वॉज एक्टिंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि तब तक के लिए कोई था नहीं तो भाई वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का काम करता है। बाद में ये खुद ही बन गए थे प्रेसिडेंट। रिजाइंड एंड कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैंने आपको बताया। फिर बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये चीज था। चलो कुछ क्वेश्चंस है, 2-4 क्वेश्चंस, आइए जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पास अवे, अब भाई कब प्राइम मिनिस्टर जी की डेथ कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। जनवरी 1964, मई 1965, मार्च 1964 या मई 1964। देखो बेटा आपको याद रखना है, नहीं याद हो तो एक बार मैं फिर दिखा दूं आपको। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ कब हुई थी बेटा? ये डेथ हो गई थी आपकी मई 64 में। 65 नहीं है बेटा, मई 64, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971 इज करेक्ट? ये जो ग्रैंड अलायंस बनाया गया था इंदिरा गांधी जी को हराने के लिए 1971 में, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फॉर्म्ड बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस, हैड अ क्लीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम, फॉर्म्ड बाय ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आई वांट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975? ये अभी आपके में नहीं है तो इसको मैं अभी नहीं कराऊंगी। इसमें आ जाओ, विच इंडियन स्टेट सॉ द राइज ऑफ द्रविडियन पार्टीज एज अ चैलेंज टू कांग्रेस सिस्टम? वो ये कह रहा है कि एसवीडी पार्टीज जो है वो कौन सी स्टेट में बनी थी? एसवीडी यानी जो कोलिशन थी ना, संयुक्त विधायक दल। एसवीडी क्या है? संयुक्त विधायक दल, है ना। ये जो पार्टीज थी, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, कहाँ? वेस्ट बंगाल में नहीं, हार गए थे। महाराष्ट्र में भी हार गए थे, तमिलनाडु में भी हार गए थे। पंजाब में बनी थी बेटा, मैंने आपको बताया था ना, पॉपुलर यूनाइटेड वाला। यस, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आता है आपका तीसरा टॉपिक एंड दैट इज द क्राइसिस फॉर डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है ना। चलिए इस लेक्चर को अब इस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब भाई यहाँ पर आपका ये है कि देखो चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर कह रहा है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जो हमारे जिस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही थी उसमें किस तरीके से क्राइसिस आ गए, या
कैसे मनमाने तरीके से चीजें हुई हमारे भारत में, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत इजी चीजें हैं और इसमें कुछ चीजें आपकी इंडिपेंडेंस के बाद की भी हैं, कुछ चीजें आपके आगे की भी हैं, आफ्टर द वॉर ऑफ 71, आफ्टर द 62, 65, 71, इन सब के बाद की भी है, ठीक है ना। चलो, तो जो स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था ना, गरीबी हटाओ का, ज्यादा कुछ इससे हुआ नहीं, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। गरीबी हटाओ से ज्यादा कुछ रिजल्ट्स निकल के आए नहीं, ज्यादा कुछ गरीबी हमारी हटी नहीं। उसके बाद बांग्लादेश में, आपको पता था बांग्लादेश में क्राइसिस थी, वहां से 80 लाख लोग हमारे देश में आकर रेफ्यूजीज बन गए थे। देन इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 71 में, यूएसए ने सारे एड्स देना बंद कर दिए थे इंडिया को। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई तो भाई जितने भी सामान था, जितनी भी कमोडिटीज थी हमारे यहाँ प्राइसेस की, वो बढ़ गई। यानी कि 73 में बटे 23% थी, तो 74 में 30%, 7% बढ़ गई। बहुत होता है 7%, ठीक है ना। देन हमारे यहाँ लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, फ्रीज दी सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी टाइम पर नहीं आती थी। और आपको पता है 72 से लेकर 73 के बीच में हमारे यहाँ क्या था, फूड ग्रेन मॉनसून फेल हो गया था, ड्रॉट पड़ गया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ खाने पीने को भी नहीं था। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी हमारे आगे, जिससे हमें किटर करना था। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ गुजरात और बिहार मूवमेंट्स हुई। देखो वो आपको इस चैप्टर में ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पर दांव पे लगी, ठीक है ना। देखो गुजरात एंड बिहार में क्या हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्टेड इन कांग्रेस रूल्ड गुजरात। उस टाइम पर सरकार किसकी थी गुजरात में, कांग्रेस की सरकार थी। और वहां पर जो फूड प्राइसेस हाई हो रहे थे, जो ग्रेन्स के प्राइसेस हाई हो रहे थे, कुकिंग ऑयल के प्राइसेस हाई हो रहे थे, है ना, इन सब के अगेंस्ट वो प्रदर्शन कर रहे थे। स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पर उतर आए थे, करप्शन के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे थे हाई पोजिशन पर। ऑपोजिशन पार्टीज ज्वाइन द एजिटेशन इन गुजरात। अब भाई ऑपोजिशन पार्टी तो मौके में रहती है कि कब हम रूलिंग पार्टी को बिल्कुल परेशान कर दें, उनको उनके खिलाफ उतर जाएं। तो इन स्टूडेंट्स को ऑपोजिशन पार्टी ने जाकर ज्वाइन कर दिया। जब बहुत ज्यादा माहौल यहाँ खराब हो गया तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था गुजरात में। क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। मोरारजी देसाई ने डिमांड करी कि भाई अब गुजरात में एक फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए। कब, 1975 में, जिसमें कांग्रेस हार गई थी गुजरात के इलेक्शंस को, ठीक है ना। फिर आता है बेटा बिहार में। बिहार में स्टूडेंट्स जो है जयप्रकाश नारायण, ये आप देख सकते हैं, ही इज जयप्रकाश नारायण। उनके पास गए, उन्होंने बोला कि आप हमको लीड करिए। जयप्रकाश नारायण क्या थे बेटा, ही वॉज अ सोशल वर्कर, पहले पॉलिटिक्स में थे बट ही वॉज अ सोशल वर्कर। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को बोला ठीक है भाई हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है, बट एक ही शर्त है हमारी कि हम नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे। और दूसरी चीज, ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये खाली बिहार में नहीं करेंगे बल्कि ऑल ओवर इंडिया करेंगे। तो ये इन्होंने डिमांड रखी थी, क्योंकि भाई दाम बढ़ रहा है, स्टूडेंट अपने घर से पैसा ला रहा है यार। आप भी बाहर जाओगे किसी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए, अपने घर वालों से पैसा मांगोगे और उस लिमिटेड अमाउंट में आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है। पैसा कहां से आएगा, कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जयप्रकाश नारायण ने बोला। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने बेटा बहुत बड़ी रैली निकाली कैपिटल में, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली निकाली। ये सबसे बड़ी रैली हुई है इंडिया के इतिहास में, सबसे बड़ी रैली एवर हैपेंड। तो इट वाज जयप्रकाश नारायण की रैली हुई थी, ठीक है ना। सपोर्टेड बाय नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, जो कांग्रेस के फेवर की नहीं थी पॉलिटिकल पार्टीज, उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। जैसे कि बेटा भारतीय जनसंघ ने, कांग्रेस ओ ने, देखो कांग्रेस ओ सिंडिकेट, भारतीय लोक दल ने एंड सोशलिस्ट पार्टी, इन सब ने बोला। और ये बोला कि भाई जयप्रकाश नारायण जो है वो इंदिरा गांधी के ऑल्टरनेटिव है। मतलब ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी जी अब कभी हट ही नहीं सकती, अगर इंदिरा गांधी जी हटेंगे तो जयप्रकाश नारायण जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य है, लायक है। इसके अलावा रेलवे स्ट्राइक हो गई। देखो कैसे वो बता रहा है आपको कि किसी डेमोक्रेसी दांव पर लगी, बार बार दांव पर लगती रही, ठीक है ना। रेलवे स्ट्राइक क्या होता है बेटा, जॉर्ज फर्नांडिस, ये एक रेलवे का वर्कर था, इन्होंने नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक करी थी। नेशन वाइड का मतलब पूरे भारत में रेलवे स्ट्राइक हुई थी 10-15 दिन के लिए, बट 20 दिन के लिए, बल्कि 20 दिन के लिए इंडिया में कोई भी चक्का नहीं चला था, कोई भी रेल का पहिया नहीं घूमा था, ठप था एकदम 20 दिन के लिए। यहां एक दिन स्ट्राइक हो जाती है तो भारत में हालत खराब हो जाती है, लोगों की हालत खराब हो जाती थी। उस टाइम पे 20 दिन इंडिया में रेल का पहिया नहीं चला था, रेल का चक्का नहीं घूमा था, सोचो। एनीवेज, ठीक है ना। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने यहाँ पर एक, ही वॉज अ रेलवे वर्कर, और उन्होंने नेशनल वाइड एक स्ट्राइक करी। और स्ट्राइक क्यों करी, दो चीजों के लिए, बोनस एंड सर्विस कंडीशन, कि सर्विस कंडीशन हमारी अच्छी करिए और हमको बोनस दीजिए।
लेकिन जो उस टाइम की 74 की जो गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि ये स्ट्राइक जो है वो इलीगल है, ये गलत चीज है। ऑपोजिशन लीडर्स को पकड़ा, इनको पकड़कर जेल में बंद किया। 20 डेज स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी सेटलमेंट। तो बिना किसी सेटलमेंट के, बिना किसी नतीजे पे आकर इस स्ट्राइक को बंद कर दिया गया। अब ये हो गया रेलवे के साथ, गुजरात, बिहार। अब देखो जुडिशरी के साथ क्या हुआ। जुडिशरी में 3 मुद्दे हुए थे। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 3 कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज एमर्ज। 3 चीजें उठी थी। क्या? कैन पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट? क्या पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर, क्या लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट सेड नो। ये एससी का मतलब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सेड नो, इट कैन नॉट, वो नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन क्या आया? कैन पार्लियामेंट कर्टेल फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट? क्या पार्लियामेंट ये फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अमेंडमेंट करके कर्टेल कर सकते हैं क्या, खत्म कर सकते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट। तीसरा सवाल क्या था? कैन पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कि क्या पार्लियामेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, क्या फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, नो इट कैन नॉट। ये 3 मुद्दे उठे थे। फाइनली ये कंट्रोवर्सी जो है वो केशवा आनंद भारतीय केस, ये इसमें खत्म होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक फाउंडेशन को चेंज नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। अब तो फिर सवाल क्या उठने लगा भाई, अब कोई भी प्रस्ताव आता था पार्लियामेंट में, भाई ये पूछे जरा सुप्रीम कोर्ट से, ये बेसिक फीचर है कि नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक फीचर को आप चेंज नहीं कर सकते, तो अब हर मुद्दा ये बन गया कि भाई ये बेसिक फीचर है कि नहीं है। एक मुद्दा ये उठ गया। फिर अपॉइंटमेंट आया सीजेआई का। व्हाट इज सीजेआई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे कि प्रेजेंटली अभी हमारे देश के कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ट्रेडिशनली बेटा आमतौर से तरीका क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को सीजेआई बनाया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या बेटा? हुआ ये, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एट सीजेआई, बट 1973 में गवर्नमेंट ने बेटा 4 जज थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे सीनियर मोस्ट जज कौन थे बेटा? पहले के 3 जज थे सबसे सीनियर मोस्ट, ठीक है ना। नंबर 4 वाला भी सीनियर था लेकिन इतना नहीं था। तो जनरली होना क्या चाहिए था भाई, नंबर 1 वाले को सीजीआई बना देना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला नंबर 4 वाला बनेगा। क्यों? क्यों? व्हाई? ऐसा क्यों किया सरकार ने? वो इसलिए किया बेटा कि एक टाइम था जब इन 3 जजेस ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर जजमेंट दे दिया था, सरकार के अगेंस्ट जाकर जजमेंट दिया था, तो सरकार तो खुद नस खाए बैठी थी। तो इसीलिए इन 3 जजेस को ना बनाकर चौथे जज को एज अ सीजीआई बना दिया। समझ में आया? खेल देख रहे हो पॉलिटिक्स क्या होती है? ये होती है। सो गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियरिटी ऑफ द 3 जजेस एंड अपॉइंटेड A.N. रे एज सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको बना दिया। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी यहां पर उठ गई भैया, जजेस के अंदर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, अरोज एज दी सस्पेंस जजेस हैड गिविंग रूलिंग अगेंस्ट द स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जो पहले के 3 जजेस थे उन्होंने सरकार के अगेंस्ट जाकर फेवर किया था, सरकार के अगेंस्ट जाकर जजमेंट किया था, इसलिए उनको नहीं बनाया। ठीक है भाई, दूसरा मुद्दा आ गया ये। तो पहला मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा था कि भाई पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। दूसरा मुद्दा आया था किसका? दूसरा मुद्दा आया सीजीआई का। तीसरा आता है बेटा, ये आता है क्लाइमेक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नहले पे दहला, या मैं बोलूं कि रंग में, या मैं बोलूं कि मतलब मजा आ गया था, क्लाइमेक्स था। जैसे ना पिक्चर का क्लाइमेक्स होता है, ये क्लाइमेक्स था। हुआ क्या? इमरजेंसी लगने जा रही है, देखो अब देखो इमरजेंसी लगने जा रही है। हुआ क्या बेटा? हुआ ये बेटा कि 12 जून 1975 को जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद के हाईकोर्ट थे, इन हाईकोर्ट के जज थे बेटा, इन्होंने जजमेंट पास क्या किया कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन है लोकसभा का वो इनवैलिड है। क्यों किया? क्योंकि बेटा एक इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था, किसने? राज नारायण ने, जिन्होंने ये बोला था कि इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया अपने इलेक्शन में। आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कुछ इलेक्शन रूल्स होते हैं कि भाई गवर्नमेंट मशीनरी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इंदिरा गांधी जी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ पर इस्तेमाल करी थी
और इस वजह से जो हाई कोर्ट के जज थे जिनका नाम है जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है वो इनवैलिड है। कब हुई ये बात? 12 जून को हुई ये बात। फिर क्या हुआ? 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उनको पार्शियल स्टे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट जो डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी कुछ दिनों के लिए कि भाई जब तक इंदिरा गांधी जी अपनी बात नहीं रख देती तब तक ये भाई नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई शी वुड रिमेन एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रहेगी, लेकिन वो लोकसभा के किसी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जब तक कि वो इस बात को झूठा ना साबित कर दे। फिर क्या हुआ? ऑपोजिशन लीडर ऑर्गेनाइज अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली इन रामलीला ग्राउंड। रामलीला ग्राउंड में यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी उतर आई, झूठी है झूठी है झूठी, इंदिरा गांधी झूठी, उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया, ये बात का बतंगड़ बनाना तो ऑपोजिशन वालों को खूब आता है। फिर क्या हुआ? 25 जून, अब देखो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है ना, 25 जून को अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश, जयप्रकाश क्या है? जयप्रकाश नारायण, उन्होंने यहाँ पर एक नेशन वाइड सत्याग्रह किया और आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बोला कि भैया आप गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ना माने, जो इलीगल ऑर्डर्स है, जो इमोरल ऑर्डर्स है, इनको ना माने। देन सेम डे 25 जून 1975 के दिन गवर्नमेंट इन्वोक्ड आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। सरकार भाई आर्टिकल 352, 56, 352, 356 एंड 360 तीन तरह की इमरजेंसी हमारे देश में दी गई है। 352 में क्या दिया गया है? ये दिया गया है आपका इमरजेंसी। तो क्या किया? 25 जून 1975, अब भाई देखो 24 जून को यहाँ पर बोला सर उन्होंने कि भाई आपको करना पड़ेगा। अब जब ये चीज प्रूफ हो गई तो शी इज नॉट एन एमपी, एमपी है बट वो लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तो उन्होंने उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उससे पहले, इस्तीफा देने से पहले 25 जून को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आर्टिकल 352 का यूज करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी। किन बेसिस पर? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे बेटा? फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पर हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। जब ये इमरजेंसी लगती है तो हमारे देश का जो फेडरल सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम है, वो खत्म हो जाता है, सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, आपको पता हुआ है। द गवर्नमेंट कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कर्टेल भी कर सकते हैं। 10 इमरजेंसी क्या होती है? एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होती है जहां पर नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो आगे फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब 25 जून की रात में ही 1975 के दिन इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिस वाज डिस्कनेक्टेड। अब भाई इतनी बड़ी बात हो गई, देश में इमरजेंसी लग गई, अखबार में छापना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? रात में जितनी भी न्यूज़पेपर एजेंसीज थी जहां पर ये सब न्यूज़ छपती हैं, उन सब की बिजली काट दी ताकि ये चीज अर्ली मॉर्निंग में आ ही ना पाए कि कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ? अर्ली मॉर्निंग मेंबर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी अरेस्टेड, ऑपोजिशन पार्टी के 3 मेंबर्स थे, उनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया। कैबिनेट को अब इन्फॉर्म किया गया और सुबह 6 बजे ही मीटिंग रखी गई। नॉर्मली क्या होता है, अगर इमरजेंसी लगानी है तो पहले कैबिनेट से पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है। बट इंदिरा गांधी जी ने सब चीजों को साइड में रखते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी। तो ये देखो किस तरीके से डेमोक्रेसी क्राइसिस में आ गई। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ बेटा? स्ट्राइक्स बैंड, स्ट्राइकें बंद कर दी, ऑपोजिशन लीडर को पकड़ पकड़ जेल में बंद कर दिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस लगा दिया, न्यूज़पेपर्स को बोला गया कि पहले आप हमें दिखाइए कि आप क्या छापने जा रहे हैं, उसके बाद आपका पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर। आरएसएस को बैन कर दिया, जमाते इस्लामिया को बैन कर दिया गया, ठीक है ना। नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट सोशल एंड कम्युनल हार्मनी, वेरियस भाई कई सारे फंडामेंटल राइट, यहां तक कि राइट टू मूव टू कोर्ट, ये तक खत्म कर दिया। ये तक बोला कि भाई आप नहीं जा सकते, या प्रिवेंटिव डिटेंशन की भाई आपने हमें क्यों पकड़ के जेल में बंद कर रखा है, इसका राइट तो हमें दीजिए, ये भी बंद कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? कई सारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स ने क्या बोला कि भाई एटलीस्ट लोग कोर्ट आ सके, जो रिट है हैबियस कॉर्पस, ये तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, फिर आप पीएम का है, फिर तो आप डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हो। तो उन्हें बोला नहीं नहीं ये नहीं माना जाएगा। फिर क्या हुआ? बट इन अप्रैल 1976 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या बोला? उन्होंने इस हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कोई कोर्ट नहीं आ सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे गलत डिसीजन कभी अगर लिया गया है, गवर्नमेंट के दबाव में आकर लिया गया है, तो वो यही डिसीजन था। हाई कोर्ट ने बोला, कई सारे हाई कोर्ट्स ने बोला कि भाई ये तो गलत बात है, लोगों के पास ये तो होना चाहिए कि भाई वो उनको पकड़ के क्यों बंद कर रखा है, वो कम से कम कोर्ट में अपील तो कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दी उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। इट वाज द व्यू एंड एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट प्ली, गवर्नमेंट की बात मान ली। यहाँ पर इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ एससी एज इट क्लोज द डोर फॉर द जुडिशरी फॉर द सिटीजंस।
ठीक है ना। जिस तरह की न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेटमेंट, इन सब ने प्रोटेस्ट किया इस सेंसरशिप के अगेंस्ट। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ लाइन लिखी, फिर यहाँ पर सरकार के बारे में खराब लाइन लिखी है, फिर यहाँ लाइन लिखी है ना, तो सरकार बोलती थी इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को यहाँ जोड़ दो। तो इन लोगों ने क्या किया, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट ने, उन्होंने ये लाइन ऐसी खाली छोड़ दी ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ हमने सरकार के अगेंस्ट लिखा था और सरकार ने हमें ये छापने नहीं दिया। ठीक है ना। इसके अलावा मैगजीन जैसे कि आपके सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इन्होंने बोला है हम भैया सरकार की बात मानने से अच्छा है हम अपनी मैगजीन ही बंद कर देंगे, हम सरकार की गलत काम में साथ नहीं देंगे। ठीक है ना। जैसे कन्नड़ के राइटर शिवाराम, इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है, दिया गया है। हिंदी राइटर फर्निश नाथ रेणु, इनको पद्मश्री से नवाजा गया है, दिया गया है। सो ऑन द बैकग्राउंड ऑफ हाईकोर्ट जजमेंट, हाईकोर्ट के जो जज थे उनके जजमेंट के हिसाब से एक अमेंडमेंट किया गया गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया। और अमेंड क्या किया कि चाहे वो पीएम का इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, इन सब के इलेक्शंस कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो, देखो क्या क्या हुआ है। इस तरह से डेमोक्रेसी खतरे में आई है। अमेंडमेंट करा गया क्या कि पीएम का इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। 42nd ऑफ द अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम पर 42nd अमेंडमेंट पास हुआ था। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए थे, जिसमें क्या बोला गया कि लोकसभा के टेन्योर को 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया था। इमरजेंसी के टाइम में यह बोला गया कि अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो एक बार में लोकसभा का टेन्योर 1 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। फिर सीपीआई का रोल क्या आया बेटा, यही सीपीआई है जिन्होंने पहले कांग्रेस को इमरजेंसी में सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उनको क्या लगा कि नहीं नहीं हमसे ये गलती हो गई है, ये एरर हमसे हो गया है। देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी तब क्या हुआ, तो बेटा तुर्कमन गेट है ये दिल्ली में, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमोलिशंस करे गए, तोड़फोड़ करी गई। बहुत सारे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, पुअर लोकेलिटी में रह रहे थे, ये सब अपने घरों से बेघर हो गए। कई सारे लोगों की यहाँ पर फोर्सेबली उनको स्टरलाइज करा दिया। स्टरलाइज करने का मतलब कि भाई उनकी नसबंदी कर दी कि भाई आगे ताकि फ्यूचर बच्चे ना पैदा हो सके। ठीक है ना। ओके और अगर आप ऐसा करा रहे हो तो आपको जमीन जो है वो गिफ्ट में दी जाएगी। तो लोगों ने लालच के चक्कर में ऐसा करा लिया। फिर उसके बाद 20 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस किया गया, जिसमें कुछ लैंड रिफॉर्म, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल ऑफ एग्रीकल्चर, वर्कर का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, वेजेस, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई ये सारी चीजें हमें सुधार करनी है। तो फाइनली जब ये इमरजेंसी खत्म हुई तो मिडिल क्लास बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम खत्म तो हुआ, ये रोज के दंगों से हम परेशान हो गए थे। एंड डिसिप्लिन इज एनफोर्स, यानी कि 10 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है तो 9:55 पर ही कर्मचारी पहुंच रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा संजय गांधी जो पीएम के यंगर सन था, है ना, भाई उनके 2 बेटे थे, तो उन्होंने भी बेटा, उनके हाथ में कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, उनके हाथ में कोई पोजीशन नहीं थी। ठीक है ना। एंड एलिट इंटरफियर इन दी फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के सरकार के कामकाज में ये इंटरफियर करते थे। हिज रोल इन डिमोलिशंस एंड फोर्स स्टरलाइजेशन इन दिल्ली, ये जो हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर, जो चीजें गिरा दी गई थी और जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन किया गया था, ये बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर बन गया था बाद में। ठीक है ना। लेसन फ्रॉम इमरजेंसी, अब आपने सीखा क्या इमरजेंसी से भाई, क्या सीखा इमरजेंसी से? Emergency brought out some ambiguities regarding the emergency provision of the Constitution under Article 32. भाई ये जो Constitution आर्टिकल अंडर 32, ये जो Constitution का आर्टिकल है इमरजेंसी है, इससे हमें एक क्लैरिटी मिली और इसमें हमने कुछ चीजें सही करी, रेक्टिफाइड किया कि भाई अब नेशनल इमरजेंसी का मतलब हुआ कि कोई वॉर, कोई एग्रेशन हो, मनमाने तरीके से नहीं होगा। ठीक है ना। नाउ इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, अब इंटरनल इमरजेंसी किस बेसिस पर आप प्रोक्लेम कर सकते हो? आर्म्ड रेबेलियन पर। अब जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी, क्या वो कोई आर्म्ड रेबेलियन था? नहीं। क्या कोई वॉर थी? नहीं। क्या देश में कोई परेशानी थी? नहीं। वो तो क्योंकि उनकी सदस्यता जा रही थी, वो पीएम से हट रही थी, इसलिए उन्होंने लगा दिया था। और उस टाइम पर ये क्लैरिटी में नहीं लिखा हुआ था कि भाई नेशनल इमरजेंसी क्यों लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाद में इसको रेक्टिफाई किया गया और ये बोला गया कि भाई अगर आपको लगानी है इमरजेंसी तो पहले आपको प्रेसिडेंट से एडवाइस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, आपको कैबिनेट को राइटिंग में देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ठीक है ना। फिर एक शाह कमीशन बनाया था। जब इंदिरा गांधी बेटा इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हार गई थी, तब जनता पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी।
77 में, ठीक है ना। जब ये जनता पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी तब इस इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक शाह कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरमैन कौन थे, जस्टिस जीसी शाह, इसीलिए इनका नाम शाह कमीशन पर कर दिया, ठीक है ना। क्या क्या इंक्वायर करना था कि भाई क्या क्या यहाँ पर अथॉरिटी को एब्यूज किया गया है, क्या एक्सेसेस और मेल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया था इमरजेंसी के दौरान, ठीक है ना। इंदिरा गांधी अपीयर्ड बिफोर शाह कमीशन, शाह कमीशन के आगे उनको अपीयर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई मैं किसी के लिए आंसरेबल नहीं हूं, मैं किसी को भी जवाब नहीं दूंगी, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2 इंटरिम रिपोर्ट्स एक्सेप्ट करी और एक फाइनल रिपोर्ट इस शाह कमीशन की एक्सेप्ट करी। क्या बोला, और ये सारी रिपोर्टें जो है वो पार्लियामेंट में भी पेश करी गई, लोकसभा राज्यसभा में भी पेश करी गई। क्या था बेटा, शाह कमीशन की सेकंड रिपोर्ट में लिखा था कि एक बंदा था जिसका नाम है पी राजन, इस बच्चे को हॉस्टल से उठाकर एक टूरिस्ट बंगलो में बंद कर दिया गया कैलीकट में, उसको मारा पीटा गया और वो पुलिस कस्टडी में मर गया। ये सब इमरजेंसी के दौरान है, ठीक है ना, मर गया। चीफ मिनिस्टर के करुणाकरन, ठीक है ना, ये उस टाइम पर बेटा होम मिनिस्टर थे। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई के करुणाकरन ने झूठ बोला था कोर्ट से, क्योंकि उनके ही टाइम पर ये चीजें हुई थी और उन्होंने झूठ बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको सीएम के पद से रिजाइन करना पड़ा था, ठीक है ना। देन पुलिस पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, फिर उसके बाद 1977 में इलेक्शन हो गया। ऑपोजिशन लीडर फॉर द इलेक्शन, और किस बेसिस पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, सेफ डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने मनमाने तरीके से यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी थी। जनता पार्टी ने यहाँ पर बेटा जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए सरकार बनाई। कांग्रेस लीडर जगजीवन राम फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, अब कांग्रेस के लीडर ये जगजीवन राम ने एक नई पार्टी बनाई जिसको बोलते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में बेटा ये जनता पार्टी में जाकर मिल गए, ठीक है ना। 1977 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, इसको रिफरेंडम बोला गया इलेक्शन के बेसिस पर। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 154 सीट्स जीत पाई और उसका वोट परसेंटेज 35% हो गया, जबकि जनता पार्टी 295 सीट्स जीती और अपने एलीज मिलाकर 330 सीट जीती। कांग्रेस इवन बेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब हार गई, सिर्फ राजस्थान में उसको 1 सीट मिली और एमपी में 1 सीट मिली। इस तरीके से इंदिरा गांधी खुद बेटा रायबरेली से हार गई और संजय गांधी बेटा अमेठी से खुद हार गए। तो इमरजेंसी के बाद यहां पर कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी। कांग्रेस डिड नॉट लॉस्ट इलेक्शंस ऑल ओवर द कंट्री, हालांकि पूरे देश में नहीं हारे, नॉर्थ इंडिया में हार गए थे, बट इस इमरजेंसी का इफेक्ट साउथ इंडिया में इतना नहीं था। रिटेन मैनी सीट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू साउथ स्टेट्स। क्यों, क्योंकि इस इमरजेंसी का इंपैक्ट हर स्टेट पर इक्वली नहीं पड़ा था, इसलिए नॉर्थ इंडिया में तो जनता पार्टी आ गई, बट साउथ की स्टेट्स में अभी भी कांग्रेस रूल कर रही थी, ठीक है ना। जनता गवर्नमेंट की बात करें तो भाई इन्होंने एक स्टिफ कंपटीशन दिया था पीएम को, मोरारजी देसाई। अब देखो यहाँ पर, अच्छा जनता पार्टी की बात करें, अब इसमें भी प्रॉब्लम आ गई जनता पार्टी में कि चौधरी चरण सिंह बनेंगे पीएम कि मोरारजी देसाई बनेंगे पीएम। अब ये भी प्रॉब्लम आ गई कि जगजीवन बनेंगे। मोरारजी देसाई बोल रहे हैं हम बनेंगे, चरण सिंह बोल रहे हैं हम बनेंगे, जगजीवन कह रहे हैं हम बनेंगे। अल्टीमेटली मोरारजी देसाई जो है वो पीएम बन जाते हैं और पावर में आ जाते हैं और जनता पार्टी यहाँ पर पावर में बनी रहती है, ठीक है ना। जनता पार्टी बेटा बाद में फिर बढ़ जाती है। क्या होता है, मोरारजी देसाई बेटा मेजोरिटी इनकी चली जाती है लेस देन 18 मंथ्स, 18 महीने के अंदर अंदर मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। और फिर किसकी गवर्नमेंट बनती है, चरण सिंह की गवर्नमेंट बनती है। चौधरी चरण सिंह बेटा यहाँ पर गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, ठीक है ना। कांग्रेस का सपोर्ट यहाँ पर होता है, कांग्रेस सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना। लेकिन 4 महीने बाद, कांग्रेस बहुत चालू चीज थी, 4 महीने बाद बेटा कांग्रेस ने अपना ये सपोर्ट विड्रू कर लिया और चरण सिंह की गवर्नमेंट यहाँ पर गिर गई। फिर क्या हुआ, फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस हुए 1980 में। जनता पार्टी को बहुत भयंकर डिफीट का सामना करना पड़ा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। कांग्रेस पार्टी, यहाँ इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी, वापस से इलेक्शंस जीत जाती है और 1971 में एंड ग्रेट विक्ट्री 1971 एंड कितना 353 सीट्स जीत जाती है एंड केम बैक टू पावर। इन्हीं के बाद फिर क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी की बात करते हैं, जिसमें मंडल कमीशन बनाया जाता है बाय दी जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है ना। ओके, अब नक्सलाइट मूवमेंट, ये आपका आखिरी पॉइंट है आज का। नक्सलाइट मूवमेंट की बात करें, ये क्या है बेटा, ये नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये कुछ लोकल लीडर्स ने पुलिस के अगेंस्ट होती रहती है, ठीक है ना। 1967 में क्या हुआ था बेटा, पीजेंट अपराइजिंग हुई थी नक्सलाइट पुलिस स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक ये अपराइजिंग हुई थी, ठीक है ना।
किसके अंडर में? सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के बीच में अंडर सीपीआईएम लोकल लीडर्स थे और फिर बाद में ये बाकी स्टेट्स में फैल गए। 69 में क्या हुआ बेटा? दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम सीपीआईएम। अब उसके बाद यही जो आपके लीडर्स थे ये सीपीआईएम से हटकर इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसको बोलते हैं सीपीआईएमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है ना? इनके लीडर कौन थे? चारू मजूमदार। क्या हुआ था? इन्होंने बेटा गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी टू लीड अ रेवोल्यूशन, यूज फोर्स टू स्नैच लैंड फ्रॉम रिच लैंड ओनर्स। अमीर लैंड ओनर से जमीनें खींच के उनसे उन्होंने खींच ली और पुअर एंड लैंडलेस पीपल के हाथों में जमीन देने की बात करी। उन्होंने बोला कि भाई अगर इसमें हमें वायलेंस का यूज करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। करेंटली आज के टाइम पर 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आज भी नक्सलाइट वायलेंस होती है, जहां मोस्टली कहां पर? बैकवर्ड आदिवासी एरिया में। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है वहां पर? क्रॉप शेयर की प्रॉब्लम है, अंडर टेनेंट्स की प्रॉब्लम है, स्मॉल कल्टीवेटर्स की प्रॉब्लम है, बेसिक राइट जो उनको नहीं मिलते हैं उसकी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कभी भी जमीन से निकाल देंगे, काम नहीं करने देंगे, उसकी प्रॉब्लम है, पेमेंट की प्रॉब्लम है, फोर्स लेबर की प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम है फ्रॉम मनी लेंडर्स। इन सब की प्रॉब्लम्स आज भी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना? अब ये आते हैं आपके कुछ बेटा वो है मिसलेनियस है, जैसे संपूर्ण क्रांति अब नारा हमारा, भावी इतिहास हमारा है। ठीक है ना? ये स्लोगन किसने दिया था बेटा? बिहार में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट कर रहे थे उन लोगों ने ये स्लोगन दिया था। दूसरा बेटा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये स्लोगन किसने दिया था? कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1974 में स्लोगन दिया था। देन आ जाओ फेमस पर्सनालिटी चारू मजूमदार की बात करें तो ही वॉज अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर। नक्सलाइट अपराइजिंग में किसमें? तेलभागा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। सीपीआईएमएल इन्होंने ही बनाई है, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। ठीक है ना? एंड पुलिस कस्टडी में इनकी जान चली गई। जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या इनको लोकनायक बोलते हैं, मार्क्सिस्ट इन यूथ, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, सीएसपी के ये फाउंडर हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो थे। इन्होंने बेटा मेजर पॉइंट क्या है? नेहरू जी की कैबिनेट में आने से मना कर दिया था। ठीक है ना? गांधीयन थे बेटा ये, एंड इन्होंने बूदन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना? और जो चंबल में डकैत बहुत घूमते थे उनको सरेंडर करवाया था। मोरारजी देसाई बेटा ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, गांधी के लीडर थे, सपोर्टर ऑफ खादी थे। सपोर्टर ऑफ खादी थे, खादी को बहुत सपोर्ट करते थे, नेचुरोपैथी को सपोर्ट करते थे एंड प्रोहिबिशन को सपोर्ट करते थे। बॉम्बे के ये बेटा चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी पीएम थे ये 67 से लेकर 69 के बीच में। कांग्रेस ओ इन्होंने ज्वाइन करी थी, देखो वही है सिंडिकेट वाले। आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट पीएम बने 77 से लेकर 79 तक, और ये पहले पीएम थे जो कि नॉन कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है ना? मोरारजी देसाई। फिर चौधरी चरण सिंह बेटा, ही वाज पीएम बिटवीन 79 टू 1980। प्रोपोनेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया, लेफ्ट कांग्रेस और भारतीय क्रांति दल बनाया इन्होंने 1967 में। 2 बार यूपी के सीएम बने थे, डिप्टी पीएम थे और होम मिनिस्टर थे 1977 से लेकर 79 के बीच में, और लोकदल पार्टी इन्होंने ही बनाई है। जगजीवन राम की बात करें, ही वाज आल्सो ग्रेट फ्रीडम फाइटर। कांग्रेस लीडर थे, बिहार के ये डिप्टी पीएम थे बेटा 1977 से 79 के बीच में। मेंबर ऑफ सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे, मेंबर ऑफ लोकसभा थे 1952 से लेकर अपनी डेथ तक। ठीक है ना? फर्स्ट लेबर मिनिस्टर इन फ्री इंडिया मिनिस्ट्री, जगजीवन। ओके, सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर मेरे बच्चे आपका यहीं पर पूरा हो जाता है, जिसमें हमने अपने 3 टॉपिक्स किस तरीके से इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश पढ़ा, उसके बाद हमने इमरजेंसी पढ़ा, उसके बाद हमने इंडिया के पीएम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन हुआ था। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क मैंने आपको दिया है, कुछ यहाँ पर मैंने छोटी छोटी चीजें आपको दी हैं जिसका आपको मुझे आंसर करके देना है इन द चैट सेक्शन, एंड आई विल रीड कि भाई किस बच्चे ने कितना आंसर यहाँ पर दिया। ठीक है ना? इसके नोट्स बनाओ, देखो क्वेश्चंस आपके इसी में से आने हैं, और बहुत सारी जगह मैंने आपको बताई है खुद कि कहाँ से क्वेश्चंस पॉपअप हो सकते हैं, तो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। दैट्स ऑल डे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।